अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल 5/5 आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और सनसनीखेज फुल ऑफ एक्शन स्टोरी सुनते हैं। सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। नोटिस बोर्ड के सामने रश था और धक्कम-पेल भी हो रही थी। इन सब की निगाहें हतमी लिस्ट पर मरकूज थीं। किसी को लिस्ट दिखाई दे रही थी और कोई महज एड़ियां उठा कर देखने की कोशिश कर रहा था। सबको बेचैनी थी कि पहले वो लिस्ट देख ले। वो शहर की एक बड़ी बिजनेस कंपनी की राहदारी थी। मेन दरवाजे से कुछ आगे दीवार पर नोटिस बोर्ड आविज़ां था और इस बोर्ड पर अभी कुछ देर पहले इन मुलाजमीन के नामों की लिस्ट चिपकाई गई थी जिनको कंपनी नौकरी से फारिग कर रही थी। 2 माह कबल कंपनी ने ऐलान किया था कि जदीद मशीनों के नस्ब हो जाने पर अब इनको बहुत से मजदूर नौकरी से फारिग करने होंगे। कौन कौन नौकरी से फारिग होंगे, इसका फैसला कंपनी के मालिकान करेंगे। ये खबर कंपनी में काम करने वाले हर मुलाजिम पर पहाड़ बनकर गिरी थी। कौन रहता है और कौन जाता है, हर एक की आंखों में सवालिया निशान था। इसके बाद नई खबर आई कि कंपनी का मजदूर ही नहीं बल्कि ऑफिस और मार्केट में काम करने वाले मुलाजमीन भी छांटी होंगे। इस खबर ने परेशानी का रूप धार कर तनवीर अली को भी घेर लिया था। तनवीर अली शोबा मार्केटिंग में सेल्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। बाप स्कूल मास्टर और 2 बड़े भाई सरकारी मुलाजिम थे, जबकि माँ मुकम्मल घरेलू औरत थी। तनवीर निकलते कद का खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट में शरारत पोशीदा रहती थी। हंसना, खेलना और शौखी उसकी सरिश्त में शामिल थी। अपनी बातों और चुटकुलों से वो किसी भी महफिल में क्या कहे बखेर देता था। इन तमाम बातों के बावजूद वो बहुत मेहनती था। इसे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से अपने खालू की सिफारिश पर मिली थी। उसने तालीम मुकम्मल करने के बाद दिन रात नौकरी की कोशिश में सारे शहर की सड़कें नाप ली थीं। तनवीर के खालू भी एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे। इनका एक दोस्त इस कंपनी में था। इसी के कहने पर तनवीर को नौकरी मिल गई थी और तनवीर ने ठान ली थी कि वो खूब मेहनत करेगा और कंपनी में ऐसी जगह बनाएगा कि वो कंपनी की मजबूरी बन जाए। चंद हफ्ते पहले तनवीर को साल का बेहतरीन सेल्स ऑफिसर का अवार्ड भी मिला था। इसके बावजूद जब ये ऐलान हुआ कि कंपनी की फील्ड फोर्स में भी छांटी होगी तो तनवीर परेशान हो गया था। तनवीर का बॉस इनायत अहमद था, जिसकी तोंद निकली हुई थी और उसका चश्मा हर वक्त नाक की नोक पर जमा रहता था। किसी से बात करते हुए वो चश्मे के ऊपर से देखता हुआ बात करता था। वो तनवीर को पसंद करता था और अपनी टीम का अहम रुकन समझता था। तनवीर को जब इस बात का पता चला तो वो सीधा इनायत अहमद के कमरे में चला गया। इस वक्त इनायत अहमद अपनी कुर्सी पर बराए जमान एक फ़ाइल खोले उस पर झुका हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ, आ जाओ। इनायत अहमद ने अपनी नाक पर जमी ऐनक के ऊपर से देखते हुए इजाज़त दी। तनवीर सामने खड़ा होकर बोला, सर मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम क्या सुन रहे हो? इनायत अहमद का लहजा सवालिया था। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ही नहीं बल्कि हम लोगों में से भी काम करने वाले नौकरी से फारिग हो जाएंगे, तनवीर ने कहा। हाँ, ये फैसला तो हुआ है, इनायत अहमद बोला। सर, कौन कौन नौकरी से जाएगा? तनवीर ने परेशान कुन लहजे में पूछा। ये तो मालकान ही बेहतर जानते हैं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, इनायत अहमद ने कंधे उचकाए। आप मालकान के बहुत करीब हैं सर, आपको कुछ तो मालूम होगा। तनवीर अपने बॉस की तरफ देख रहा था। अब मैं इतना भी करीब नहीं हूँ कि वो मुझसे हर बात शेयर करें, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ। इनायत अहमद ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और तनवीर की तरफ देखने लगा। वो क्या बात है सर? तनवीर ने फौरन पूछा। वो बात यह है कि कम से कम तुम तो नहीं जाओगे, इनायत अहमद मुस्कुराया। वाकई सर? तनवीर को कुछ हौसला हुआ। भाई तुम बहुत मेहनती हो, तुमने सेल्स में सबसे ज़्यादा काम किया है, अभी तुम्हें अवार्ड भी मिला है, मालकान तुम्हारे काम से खुश हैं और फिर मैं खुद अपने सबसे ज़्यादा दौड़ने वाले घोड़े के काम से मुतमईन और खुश हूँ, इसलिए तुम तो नहीं जाओगे। वो एक बार फिर कहकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए इनायत अहमद के फूले हुए गाल और भी फूल गए। सर ये सच है। तनवीर खुश तो हो गया लेकिन फिर भी वो मुकम्मल यकीन कर लेना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है, इनायत अहमद बोला। तो सर फिर मैं ईज़ी हो जाऊँ? तो क्या तुम ईज़ी नहीं हो?
सर परेशानी तो हो ही जाती है ना। तुम परेशान होना छोड़ दो और बेफिक्र रहो। जब तक मैं तुम्हारा बॉस हूँ तब तक तुम इस कंपनी में काम करते रहोगे। अब तुम जाओ और मुझे काम करने दो और तुम भी काम करो। इनायत अहमद ने कहकर अपना सर फिर फाइल पर झुका लिया और तनवीर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद सबसे पहले फैक्ट्री के मजदूरों की छांटी हुई और फिर कंपनी के ऑफिस और फील्ड फोर्स में से मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर आवेज़ां कर दी गई और सब अपने चेहरे के उड़े हुए रंगत के साथ लिस्ट में अपना अपना नाम देख रहे थे। जिसका नाम लिस्ट में था वो मायूस होकर पीछे हटता जा रहा था। तनवीर ने भी एहतियात के तौर पर लिस्ट देखी और अपना नाम ना पाकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। तनवीर ने इस खुशी में अपने बॉस इनायत अहमद को दोपहर का खाना अपनी तरफ से खिलाने की दावत दी तो उसके बॉस ने बखुशी दावत कबूल कर ली। तनवीर ने बेहतरीन रेस्टोरेंट में बॉस को पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया, खूब गपशप हुई और बिल देने से पहले तनवीर ने शरारत से केचप टिश्यू पेपर के डब्बे में इस तरह से उंडेल दी कि किसी को पता न चले कि अंदर केचप डाली हुई है। अब जो टिश्यू पेपर निकालेगा उसके हाथ तो क्या साफ होंगे, उल्टा वो नई मुसीबत में फंस जाएगा क्योंकि बेख्याली में निकाला हुआ टिश्यू पेपर केचप से भरा होगा और उसके कतरे निकालने वाले के कपड़े ख़राब करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। ये तुमने क्या किया? इनायत अहमद ने मुतहय्यर नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हल्की फुल्की मस्ती की है सर, वो बेपरवाही से मुस्कुराया। जानते हो, जैसे ही कोई बेख्याली में टिश्यू पेपर बाहर निकालेगा केचप से उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। सर ज़िंदगी में मस्ती भी साथ साथ ही चलनी चाहिए ना। तनवीर शरारत से मुस्कुराया। इनायत अहमद ने दाएं बाएं देखा और नमकदानी का ढक्कन खोलकर अचार की प्लेट में डालकर अपने फूले हुए गालों से हंसा और बोला, अब निकलो यहाँ से, तुम मुझे भी फंसाओगे, तुमने तो मुझे भी बच्चा बना दिया है। तनवीर ने बिल अदा किया और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। खाने ने कमाल ये किया कि तनवीर और इनायत अहमद और भी नज़दीक आ गए। अब तनवीर को एक ही फिक्र थी कि उसकी मंगेतर और खालाजाद उरूसा की सालगिरह आ रही है और उसको उरूसा के साथ सालगिरह कैसे मनानी है। उरूसा और तनवीर शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी। जब दोनों की मोहब्बत सर उठाने लगी तो उरूसा की मां ने फ़ौरन उसके बाप से बात की और दोनों के रिश्ते की बात तनवीर के माँ बाप तक पहुँच गई। बाहमी रजामंदी और खुशी से दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद खानदान में होने वाली तकरीबात में दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और घंटों फ़ोन पर भी अपने अपने दिल का अहवाल बयान करते रहते थे। तनवीर चाहता था कि वो इस बार उरूसा की सालगिरह बाहर कहीं खाना खाकर और घूम फिर कर मनाए, लेकिन मसला ये था कि उरूसा के वालिदैन उसके साथ जाने से इनकार कर सकते थे। तनवीर सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे इनको रजामंद करे। दूसरी तरफ उरूसा भी चाहती थी कि दोनों एक साथ बाहर वक्त गुजारें। वो भी कोई रास्ता तलाश कर रही थी। उरूसा की सालगिरह का दिन आ गया तो तनवीर ने हिम्मत करके पहले अपनी माँ को मनाया और उसके बाद अपनी खाला जो उरूसा की माँ थी उससे बात की। बात चलते चलते उरूसा के बाप तक पहुँची और उसने बगैर किसी हीलो हुज्जत के इनको जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ 2 घंटों के लिए। दोनों के लिए 2 घंटे बहुत थे। सर्दियों का मौसम अलविदा कह रहा था। दिन भर धूप की वजह से गर्मी रहती थी और शाम होते ही मौसम खुशगवार हो जाता था। शाम होते ही तनवीर अपनी मोटरसाइकिल पर उरूसा को बिठाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में चला गया। दोनों ने वहां केक काटा। तनवीर ने उरूसा को सालगिरह का तोहफा दिया, खाना खाया, तस्वीरें बनाई और इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। कहाँ चली? बाहर निकलते ही तनवीर ने पूछा। अब वापस घर चलते हैं, उरूसा ने कहा। अभी 2 घंटे नहीं हुए, तनवीर बोला। अभी हमने सिर्फ खाना खाया है, कहीं घूमने तो गए ही नहीं हैं। फिर कहाँ जाना है? उरूसा ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट जाहिर की। तनवीर सोचकर बोला, जानती हो, शहर से ज़रा हटकर एक नई कॉलोनी बन रही है। इस कॉलोनी का तामीराती काम हो रहा है। सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी है और लोग वहाँ शाम को टहलते टहलते चले जाते हैं। वहाँ चलते हैं, ज़रा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और जाते और आते हुए बहुत सी बातों का भी मौका मिल जाएगा। वो दूर है, उरूसा ने कहा। इतनी भी दूर नहीं है, बातों में पता भी नहीं चलेगा, तनवीर ने बेपरवाही से कहकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। वहाँ का रास्ता वीरान है, कहीं और चलते हैं। उरूसा उस तरफ जाने को तैयार नहीं थी। बेहतरीन डबल सड़क बन चुकी है।
सड़क के दाएं बाएं स्ट्रीट लाइट रोशन होती हैं कि रात को भी दिन का समय होता है। और वहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी ज़ेर तामीर है। घबराओ नहीं, बैठो चलते हैं, तनवीर ने कहा। उरूसा मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तनवीर ने मोटरसाइकिल का रुख उसी कॉलोनी की तरफ कर लिया। तनवीर ने मोटरसाइकिल की रफ्तार मुनासिब रखी थी और दोनों खुशगवार बातें करते हुए चले जा रहे थे। शहर से निकलकर नई तामीर होने वाली सड़क के शुरू होते ही कुछ आगे एक पेट्रोल पंप था। इस सड़क पर इनकी मोटरसाइकिल दौड़ने लगी थी। सड़क के दाएं बाएं स्ट्रीट लाइट्स थीं और दूर तक रोशनी फैली हुई थी। दाएं बाएं सड़क से हटकर आबादी दिखाई दे रही थी। आसमान साफ था और आधा चांद चमक रहा था। कॉलोनी शुरू होने से पहले एक ज़ेर तामीर रेस्टोरेंट आ गया। इसे कुछ फासले पर शॉपिंग प्लाजा की इमारत दिखाई देने लगी। वो भी ज़ेर तामीर थी। इस इमारत के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता एक चमचमाती हुई नए मॉडल की कार खड़ी थी। कार के साथ एक कार और भी थी। इसका मतलब ये था कि ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर के अंदर कुछ लोग थे, लेकिन वो ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। तनवीर की निगाहें कार पर थीं। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। कुछ ही फासले पर वो नई कॉलोनी थी जिसका रकबा वसी और रीस था। दूर तक बाउंड्री वाल थी। एक बड़ा आहनी गेट था और गेट पर रोशनी का ऐसा इंतजाम था कि सड़क पर पड़ा कागज भी दिखाई दे रहा था। इस वक्त इस कॉलोनी के अंदर लोग मौजूद थे। कई कारें खड़ी थीं। इस कॉलोनी की अपनी ही कशिश थी। खरीदार के अलावा तनवीर जैसे लोग भी शाम को इस तरफ निकल आते थे। तनवीर ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी। दोनों ने दूर तक नज़र दौड़ाई। पूरी कॉलोनी में सड़कों और रोशनियों का जाल सा बिछा हुआ था। 3 बड़े पार्क थे और इनमें हरियाली थी। वो कॉलोनी एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रहा था और उसने इस कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार करने वालों की हर आसाइश का ख्याल रखा था। दोनों तारीफी निगाहों से देखते हुए सोच रहे थे कि लोग ऐसे ही इस कॉलोनी की तारीफ नहीं करते। कमाल है, तनवीर बेख्तियार बोला। काश हमारे पास पैसे होते तो हम भी यहाँ प्लाट खरीद लेते। उरूसा हसरत से बोली, यकीन करो, मेरा दिल चाहता है कि अभी ज़मीन खुले और पैसों की बोरियां बाहर निकल आएं और मैं यहाँ तुम्हारे लिए ताजमहल खड़ा कर दूँ, तनवीर ने दूर तक देखते हुए कहा। तनवीर की बात सुनकर उरूसा ने उसकी तरफ देखा और फिर हंस दी। चलो चलें, इससे पहले कि हमारे ख्वाब हमें यहीं दफन कर दें। मैं तो दफन हो चुका हूँ। पैसे वाले कितने खुश नसीब हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं और हम जैसे महज हसरत से देखकर चुप हो जाते हैं। तनवीर उदास सा हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई पैसा बहुत बड़ी ताकत है। पैसा हो तो कोई हसरत दिल में नहीं रहती। उरूसा ने भी हसरत भरी निगाहों से दाएं बाएं देखा। यहाँ एक प्लाट का जितना रेट है, इसे सुनकर हम सब्र के घूंट ही पी सकते हैं, तनवीर बोला। अब बस करो और चलो, देर हो रही है। उरूसा को घर जाने की जल्दी थी। एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है, तनवीर बोला। अब्बू अम्मी इंतज़ार कर रहे होंगे और फिर देखो क्या वक्त हो गया है, उरूसा ने कहा। तनवीर और उरूसा इस जगह में खो गए थे। उरूसा को अगर घर जाने की जल्दी ना होती तो वो शायद इस जगह घंटों बैठी रहती। अभी हमें यहाँ आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है, तनवीर ने कहा। आने और जाने में जो वक्त लग गया है, उरूसा कहकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ी। तनवीर को भी अपनी बाइक की तरफ जाना पड़ा। तनवीर ने बुझे हुए दिल के साथ मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों वापसी के लिए कॉलोनी से निकल गए। तनवीर को फासले से ही वो ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया तो वो कारें इसी तरह खड़ी हुई नजर आईं। इर्द गिर्द कोई नहीं था। तनवीर ने मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी कर ली। वो दाएं बाएं मुतलाशी निगाहों से देख रहा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ, तुमने मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता क्यों कर दी? वो कार देख रही हो, वो चमचमाती कार बहुत कीमती है ना? दूर से ही तनवीर ने उस कार की तरफ इशारा किया। हाँ है, अब क्या करें? इस कार के पास भी रुककर हसरत भरी आहें भरें? अरूसा बोली। एक शरारत सूझी है। तनवीर ने मोटरसाइकिल इस ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर की ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जहां अंधेरा था। मोटरसाइकिल इसने पहले ही बंद कर दी थी। कैसी शरारत सूझी है? अरूसा को हैरत हो रही थी। मैं वो कार कभी नहीं खरीद सकता, लेकिन इसे छू तो सकता हूँ ना? तनवीर के होंठों पर शरारत थी। चलो यहाँ से चलें, मुझे खौफ आ रहा है। तुम्हें कार छूकर क्या इनाम लेना है? अरूसा ने दाएं बाएं देखा। बस 1 मिनट में इस कार को छू कर आया।
तनवीर ने मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में पकड़ी, एक बार फिर दाएं बाएं देखकर तसल्ली की और कार की तरफ बढ़ने लगा तो उरुसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाने दो, चलें घर। बस 1 मिनट, अभी छू कर आया। वैसे भी जब मुझे शरारत सूझती है तो फिर जब तक मेरे हाथों में खुजली होती रहती है, जब तक वो शरारत ना कर लूं। तनवीर तेजी से इस कार की तरफ बढ़ा। उसने कार के पास जाकर दाएं बाएं देखा। ज़ेरे तामीर शॉपिंग सेंटर अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई आवाज़ और आहट नहीं थी। तनवीर ने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी से कार के दाएं जानिब एक लंबी लकीर खींची और भागता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ आ गया। वो मुंह दबाए हंस रहा था। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उरुसा को बिठाया और मोटरसाइकिल को गियर में डाल दिया। ये क्या किया तुमने? उरुसा को अच्छा नहीं लगा। बस ज़रा सा छुआ है, मामूली सी छेड़छाड़ और शरारत की है। तनवीर ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी और जोर से हंसा। इस खामोशी और सुकूत में उसका कहकहा दूर तक सुनाई दिया। उरुसा को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। सामने तवील और सीधी सड़क थी। कुछ दूर तक तनवीर ने अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज रखी और फिर एक नज़र पीछे देखकर मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता कर दी। पीछे कोई नहीं आ रहा था। मज़ा आ गया यार। अब दिल में ये हसरत नहीं रहेगी कि मैंने ज़िंदगी में कभी कार को नहीं छुआ। वो ये कहकर फिर हंसा। तुमने अच्छा नहीं किया तनवीर, बस एंजॉय करो, बाकी सब भूल जाओ। तनवीर को कोई फिक्र नहीं थी। अरुसा चुप हो गई। इनकी मोटरसाइकिल ने वो पेट्रोल पंप अबूर किया और वो बारौनक सड़क में दाखिल हो गए। वहाँ से होते हुए वो उरुसा के घर पहुँच गए। उसने उरुसा को उसके घर उतारा तो उरुसा के अब्बा ने दरवाज़ा खोला। खालू जी, सिर्फ 20 मिनट लेट हुआ हूँ, इसका जुर्माना करूँगा तुझे, खालू ने मुस्कुराकर कहा और तनवीर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। वो सीधा अपने घर गया और मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने कमरे में जाते ही बिस्तर पर गिर गया। तनवीर को अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने ऑफिस गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दोपहर तक उसकी मसरूफियत ऑफिस के अंदर रही और दोपहर के बाद वो मार्केट जाने के लिए पार्किंग की तरफ गया ताकि अपनी मोटरसाइकिल निकाल सके। लेकिन वहां जाते ही वो मबहूत उस जगह की तरफ देखता रह गया जहां उसने मोटरसाइकिल खड़ी की थी। इसकी मोटरसाइकिल इस जगह मौजूद नहीं थी। तनवीर रोज़ाना तकरीबन इसी जगह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता था। फिर भी इसने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा कि शायद सुबह इससे जगह तब्दील हो गई हो, लेकिन इसकी मोटरसाइकिल पूरे मोटरसाइकिल स्टैंड पर मौजूद नहीं थी। वो परेशान हो गया। वो भागता हुआ चौकीदार की तरफ गया। वहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मालूम नहीं साहब, चौकीदार की, क्योंकि पार्किंग में खड़ी किसी गाड़ी और मोटरसाइकिल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए उसने इनकार में सर हिला दिया। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ चली गई? तनवीर सोचता हुआ एक बार फिर उसी जगह चला गया जहां उसने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा किया था। 1 घंटे तक वो एक एक मोटरसाइकिल को देखता रहा और फिर इसे यकीन हो गया कि इसकी बाइक चोरी हो गई है। वो भागता हुआ ऊपर ऑफिस में गया और सीधा इनायत अहमद के कमरे में चला गया। तुम इतनी जल्दी मार्केट से आ गए? इसे देखते ही इनायत अहमद ने हैरत का इजहार किया। सर, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, तनवीर ने बगैर वक्त ज़ाया किए घबराई हुई आवाज़ में बताया। इनायत अहमद ने इसकी तरफ देखा। वो कैसे? पता नहीं सर, जहाँ मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहाँ नहीं है। तनवीर बदस्तूर घबराया हुआ था। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? तुमने अच्छी तरह से देख लिया है? इस बात पर इनायत अहमद को भी तशवीश हुई। सर, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। आप मेरे साथ चलें, हम जल्दी से इसकी रिपोर्ट लिखवा दें, शायद पुलिस मोटरसाइकिल चोर को पकड़ ले। तनवीर बोला, मैं थानेदार को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन पुलिस अगर इतनी जल्दी चोर पकड़ ले तो जुर्म में कमी ना आ जाए। इनायत अहमद ने कहकर फ़ोन उठाया और मुतालिका थानेदार को फ़ोन कर दिया। तनवीर ने जाकर मोटरसाइकिल की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन अब वो पैदल हो गया था। फौरी तौर पर नई मोटरसाइकिल खरीदना उसके लिए आसान नहीं था। इसके ज़िम्मे जो मार्केट का काम था वो भी नहीं हुआ था और वो घर भी 2 बसें बदल कर गया था। इसकी मोटरसाइकिल की चोरी का जब घर वालों को पता चला तो वो भी परेशान हो गए। अब तनवीर के लिए 2 मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। एक तो उसे ऑफिस जाने और आने के लिए बसों में धक्के खाने पड़ते थे और जो मार्केटिंग उसके ज़िम्मे होती थी वो काम भी रुक गया था। 3 दिन के बाद इनायत अहमद ने तनवीर को अपने कमरे में बुलाकर कहा, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम नई मोटरसाइकिल खरीद लो, देखो तुम्हारा काम रुका हुआ है। सर,
हमें अपने घर में ऊपर कमरे बनाने की ज़रूरत थी। अभी हमने वो कमरे तामीर कराए हैं और सरेदस्त हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फौरी मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ, तनवीर ने बताया। फिर काम कैसे चलेगा? इनायत अहमद ने पूछा। मोटरसाइकिल के बगैर तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तनवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो नई मोटरसाइकिल कैसे खरीदेगा। अगर ये कोशिश तवील हो गई तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इनायत अहमद के लहजे में मतानत थी। मैं जल्दी कुछ करता हूँ, तनवीर बोला और कमरे से चला गया। तनवीर शाम तक यही सोचता रहा कि वो नई मोटरसाइकिल का इंतज़ाम कहाँ से करे। अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा था कि उसे इनायत अहमद ने अपने कमरे में बुलाकर अपने सामने बिठाया और इधर उधर की बातों के बाद एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी और उसे पढ़ने के लिए कहा। इस फाइल के अंदर एक कागज़ था। इस पर जो तहरीर लिखी थी, इसे पढ़कर तनवीर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने परेशान होकर पूछा, ये क्या सर? मुझे नौकरी से फारिग कर दिया? सर, क्यों? इसकी वजह यह नहीं है कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं रही, बल्कि ये मालकान का फैसला है और उन्होंने नौकरी से फारिग करने की कोई वजह नहीं बताई, इनायत हुसैन ने कहा। सर, कोई नोटिस नहीं और अचानक मुझे नौकरी से फारिग कर दिया, ये तो कानून के खिलाफ है, तनवीर ने दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया। यहाँ रोज़ कानून के खिलाफ बहुत कुछ होता है, ये भी हो गया, तनवीर इनायत अहमद ने कहा। सर, ये मेरे साथ ज़्यादती है। मैं इस कंपनी का अच्छा वर्कर हूँ, मेरा काम सबसे अच्छा है, तनवीर बोला। ये मालकान का फैसला है और उन्होंने नौकरी से फारिग करने की कोई वजह नहीं बताई, इनायत अहमद ने मतानत से जवाब दिया। सर, कोई नोटिस नहीं और अचानक मुझे नौकरी से फारिग कर दिया, ये तो कानून के खिलाफ है, तनवीर ने दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया। यहाँ रोज़ कानून के खिलाफ बहुत कुछ होता है, ये भी हो गया, इनायत अहमद ने कहा। सर, ये मेरे साथ ज़्यादती है। मैं इस कंपनी का अच्छा वर्कर हूँ, मेरा काम सबसे अच्छा है, तनवीर बोला। ये मालकान का फैसला है और मैं बेबस हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, इनायत अहमद के लहजे में बेबसी थी। सर, मैं एहतजाज करूँगा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस एहतजाज में जो बात अभी तुम्हें मिल जाएंगे वो भी रुक जाएंगे। तुम्हारे लिए लड़ना मुश्किल होगा। बेहतर है कि तुम मालकान के फैसले को मान लो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए कहीं और नौकरी तलाश करूँ, इनायत अहमद ने समझाया और तनवीर खून के आंसू पीकर रह गया। इसी वक्त उसके वाजिबात का चेक तैयार कर दिया गया और तनवीर इस चेक को अपनी जेब में डालकर गुस्से में सोचता हुआ ऑफिस से बाहर निकलकर बोझल कदमों के साथ बस स्टॉप की तरफ चल दिया। तनवीर घर पहुंचा तो वो बहुत उदास और मुरझाया हुआ था। बाप ने वजह पूछी तो तनवीर ने बताया कि इसे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। यह खबर घर वालों के लिए भी परेशानी का बायस बन गई थी। वो सब नौकरी करते थे, एक दूसरे की तनख्वाह की ईंटें जोड़कर वो घर की गाड़ी खींच रहे थे। अब एक ईंट खिसकी तो परेशानी तो लाजमी थी। तनवीर अपने कमरे में गया तो उसे उरूसा के फ़ोन की बेल ने चौंका दिया। उसका दिल इस कदर उदास था कि इस वक्त उसका उरूसा के साथ भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर भी उसने फ़ोन कान से लगा लिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, दूसरी तरफ से उरूसा ने फ़ौरन शिकवा किया। हाँ, वो परेशानी ही इतनी थी, बस बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने आज खाला जान को फ़ोन किया तो मुझे पता चला। बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख में तो मुझे खुशखबरी सुनाते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है, दूसरी तरफ से उरूसा बोली। कैसी खुशखबरी? मुझे बताओ, तनवीर ने कहा। चंद दिन पहले अब्बू को रईस ग्रुप ने नौकरी की पेशकश की थी। अब्बू ने वो पेशकश कबूल कर ली है। अब्बू अब पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छी नौकरी पर फाइज हो गए हैं और कंपनी वाले कह रहे थे कि वो इनको कार भी देंगे। उरूसा का लहजा खिल गया। हम सब घर वाले बहुत खुश हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। रईस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, मुल्क भर में इनके कई यूनिट हैं, तनवीर ने कहा। हाँ, हम सब बहुत खुश हैं, हमारे पास भी गाड़ी आ जाएगी, उरूसा चेकी। अब्बू की खुशी तो नाकाबिले बयान है। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद देना उरूसा, तनवीर कहते कहते रुक गया। हाँ हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो, उरूसा ने जानना चाहा। नहीं, कुछ नहीं, तनवीर ने इरादा बदल लिया। कहो ना, क्या कहना चाहते हो, उरूसा ने इस्तफसार किया। तनवीर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, उरूसा, मुझे अचानक नौकरी से फारिग कर दिया है। क्या? अचानक? उरूसा चौंकी। हाँ, अचानक, बगैर किसी वजह के।
मालकन ने फैसला किया है और मेरी तमाम वाजिबात मुझे देकर फारिग कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले ही ये नौकरी खालू की सिफारिश से मिली थी। तनवीर का लहजा मध्यम और गमज़दा था। ये तो तुमने दूसरी दुख भरी बात सुना दी है, अब क्या करोगे? उरुसा ने कहा। उरुसा, अब खालू एक बहुत बड़े ग्रुप में चले गए हैं। तुम उनसे मेरे बारे में बात करना, शायद इस ग्रुप में मेरी जगह भी बन जाए। तनवीर ने झिझकते हुए कहा। मैं बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, लेकिन तुम नौकरी की तलाश जारी रखना, शायद तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। उरुसा ने साथ ही तसल्ली भी दी। वो तो मैं जारी रखूंगा ही, लेकिन तुम मेरी बात करना ज़रूर, तनवीर ने कहा और कुछ बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया गया। तनवीर इस रात बिल्कुल भी नहीं सो सका था। पहले मोटरसाइकिल चोरी हो गई और फिर नौकरी से फारिग कर दिया। दोनों सदमे उसके लिए सुहाने रूप बन गए थे। सुबह नाश्ते के बाद उसने अपना CV लिया और नौकरी की तलाश में चला गया। पहले तो वो इनायत अहमद से मिलने इनके पास गया। तनवीर को गेट पर ही रोक लिया और इसे इनायत अहमद से मिलने की इजाज़त ही नहीं मिल सकी। इसने इनायत अहमद को फ़ोन किया तो मुसलसल बेल होने के बावजूद इनायत अहमद ने फ़ोन सुनना गवारा नहीं किया। तनवीर मायूस होकर वहाँ से चला गया। दोपहर तक वो अपने तय मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसे कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता 2-3 कंपनियों ने इसे CV लेकर अपने पास रख लिए थे। शाम के साए फैलने लगे और वो कई दफातर के चक्कर काटकर वापस घर जाने के लिए सोचने लगा। वो मरियल से अंदाज में बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। बस स्टॉप पर कुछ रश था, वो भी इनमें जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद बस आई और सवारियां इसमें सवार होने लगीं। धक्कम पेलसी भी शुरू हो गई थी। तनवीर कोशिश ही करता रह गया और बस चल पड़ी। बस वैसे भी भरी हुई थी, इसलिए जो मुसाफिर बस में सवार नहीं हो सके थे वो पीछे हट गए, लेकिन तनवीर बस पर चढ़ने के लिए भागा। बस की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। तनवीर को यकीन था कि वो भागकर बस में सवार हो जाएगा। वो भागता रहा और बस की रफ्तार कुछ बढ़ गई। अचानक बस के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। भागते हुए तनवीर ने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया और अपना एक पैर बस के अंदर रख दिया। बस की रफ्तार कुछ और बढ़ गई थी। अब तनवीर बस के अंदर दाखिल होना चाहता था, लेकिन वो हाथ इस तरह से सीधा था कि जैसे इसने सिर्फ तनवीर का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो चाहता नहीं था कि तनवीर बस के अंदर सवार हो। तनवीर ने अंदर जाने के लिए जोर लगाया, लेकिन इस हाथ में कोई लचक नहीं थी। तनवीर हैरान था कि ये कौन है जिसने पहले बस में सवार कराने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अब वो जब बस में सवार हो रहा था तो वो सवार होने नहीं दे रहा है। अचानक इस हाथ ने तनवीर को बाहर की तरफ धकेल दिया और साथ ही तनवीर का हाथ भी छोड़ दिया। तनवीर के लिए कोई सहारा नहीं था और वो पीछे सड़क पर गिरते ही इसने कई कलाबाजियां खाईं। और अगर ऐन वक्त पर वो कार ब्रेक ना लगा लेती तो तनवीर इस कार के नीचे आकर कुचला जाता। तनवीर के जिस्म पर काफ़ी खराशें आई थीं, जिनसे खून रिसने लगा था और इसके कपड़े खून आलूद हो गए थे। सड़क पर कलाबाजियां खाने से इसके कपड़े भी फट गए थे। वही कार जो इसके ऐन पास आकर रुकी थी, इसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला और उसने जख्मी तनवीर को उठाकर अपनी कार में डाला और डॉक्टर के पास ले गया। मरहम पट्टी के बाद तनवीर घर आ गया था। सब घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। अपने गिरने की दास्तान वो सुना चुका था। सब घर वालों के साथ साथ वो भी परेशान था कि वो कौन था जिसने उसके साथ ऐसा किया था। तनवीर के बाप ने पूछा, बेटा, तुम्हारी ऑफिस में किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी? नहीं, किसी के साथ कभी मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था, तनवीर ने जवाब दिया। फिर वो कौन था जिसने पहले तो तुम्हें सवार कराने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर तुम्हें धक्का दे दिया? तनवीर के बाप को तशवीश थी। यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं है, फिर इसने ऐसा क्यों किया? तनवीर को खुद हैरत थी। आज के लड़के बहुत तेज़ हैं, किसी ने शरारत कर दी होगी। तनवीर की माँ ने अपना ख्याल जाहिर किया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तनवीर के बाप ने इस ख्याल से इसकी माँ की बात की तायद कर दी कि तनवीर इन सोचों से बाहर निकल आए। तनवीर सोच में पड़ गया। इस असना में उरुसा अपने वालिदैन के साथ आ गई। इन्हें तनवीर की माँ ने खबर की थी। उरुसा जख्मी तनवीर को देखे जा रही थी। तनवीर को कोई गहरी चोट नहीं आई थी, लेकिन जिस्म पर आने वाली खराशें भी बहुत तकलीफ दे थीं। इसके लिए करवट लेना और चलना मुहाल था। उरुसा बता रही थी कि तुमको नौकरी से भी फारिग कर दिया है। हालचाल पूछने के बाद अरुसा के बाप ने मौजू बदला। जी हाँ, तनवीर ने आहिस्ता से जवाब दिया। उरुसा ने मुझसे बात की थी। मुझे नई कंपनी में गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए।
اس لیے میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہارے لیے کوئی جگہ بنا سکوں، پھر بھی تم مجھے اپنی CV دے دو، جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا، عروسہ کے ابو نے کہا۔ جی شکریہ، تنویر ہولے سے مسکرایا اور اس نے عروسہ کی طرف دیکھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ مجھے بہت اچھی کمپنی مل گئی ہے، انہوں نے کار بھی دے دی ہے اور ہم اسی کار میں یہاں آئے ہیں، عروسہ کا باپ خوش ہو کر بتانے لگا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا گھر دیں گے، میں تو بہت خوش ہوں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دن اس طرح تبدیل ہو جائیں گے۔ بہت بہت مبارک ہو، تنویر کے باپ نے فوراً مبارکباد دی۔ ہماری تو زندگی ہی بدل گئی ہے، بڑے لوگوں سے ملنا، ان کی پارٹیز میں جانا بہت زبردست ہو گیا ہے۔ عروسہ کا باپ زیر لب مسکرا بھی رہا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، ہمارے دن بہتری کی طرف بدل رہے ہیں اور تنویر بیچارہ مسائل میں گرتا جا رہا ہے، عروسہ کی ماں نے تعصب کیا۔ تنویر کے اچھے دن پھر لوٹ آئیں گے، تنویر کے باپ نے تنویر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، عروسہ کا باپ کھڑا ہو گیا۔ عروسہ کچھ دیر رکنا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ اسے تنویر کے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کا باپ زیادہ دیر رکا نہیں اور وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ تنویر نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عروسہ کے باپ کے لہجے میں تغیر آ گیا تھا۔ چند دن تک تنویر گھر میں ہی رہا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر نوکری کی تلاش کے لیے باہر جانے کا سوچا۔ تنویر ابھی تیار ہو ہی رہا تھا کہ عروسہ کا فون آ گیا۔ پہلے اس نے تنویر کا حال چال پوچھا اور پھر خوش ہو کر بتایا، ابو کو کمپنی نے نیا گھر دے دیا ہے، ہم کل تک اس بڑے گھر میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہم رات ہی وہ گھر دیکھ کر آئے ہیں، وہ شہر کی بڑی کالونی میں ہے، پورے ایک کنال کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک لان بھی ہے اور اس کا ایک بڑا سا گیریج ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں۔ تنویر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ گھر میرے خوابوں جیسا ہے، عروسہ کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ بہت مبارک ہو عروسہ، تنویر نے کہا۔ خیر مبارک، جب ہم گھر شفٹ ہو جائیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گی، تم ضرور آنا، عروسہ نے کہا۔ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ عروسہ، خالو نے میری نوکری کی بات کی؟ تنویر نے پوچھا۔ میں آج پوچھوں گی، عروسہ بولی، مجھے پوچھ کر بتانا، تنویر نے کہہ کر خود ہی فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے غصہ سا آ گیا تھا، ایک دم سے اسے احساس کمتری نے گھیر لیا تھا۔ اس کے خالو کا گھرانہ ان کے برابر ہی تھا، اب یکدم سے ان کے حالات بدل گئے تھے، وہ روز بروز ترقی کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر نڈھال سا بیٹھنے کے بعد تنویر جانے کے لیے اٹھا تو اس کا فون پھر بج اٹھا، کوئی غیر مانوس نمبر تھا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا، دوسری طرف سے ایک مہذب آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ السلام علیکم، کیا آپ تنویر عباس بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں، تنویر نے بھی فوراً اچھے لہجے میں جواب دیا۔ آپ ہمیں جاب کے لیے اپنا CV دے کر گئے تھے، ہمیں کچھ نئے لوگوں کی ضرورت ہے، آج دن 5 بجے ہم انٹرویو کر رہے ہیں، پلیز آپ ایڈریس نوٹ کر لیں اور انٹرویو کے لیے ٹھیک 5 بجے اس جگہ پہنچ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تنویر 3-4 جگہ اپنا CV دے کر آیا تھا، اس لیے اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے کس کمپنی نے اسے کال کی ہے، وہ تو انٹرویو دینے کا سن کر ہی خوش ہو گیا تھا، اس کے مریل جسم میں توانائی آ گئی تھی، اس نے جلدی سے کاغذ پینسل پکڑ کر وہ پتہ لکھا جو دوسری طرف سے لکھوایا گیا تھا اور فون بند ہو گیا۔ تنویر پرجوش انداز میں لکھا پتہ پڑھنے لگا، وہ اس کے گھر سے تقریباً 15-16 کلومیٹر پوش علاقے کے ایک شاپنگ سینٹر کی تیسری منزل پر واقع آفس کا پتہ تھا۔ تنویر نے اپنا CV فائل میں رکھا اور نئے سرے سے کپڑے استری کرنے لگا، اس نے جوتے بھی چمکائے اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، ابھی 5 بجنے میں بہت وقت باقی تھا۔ تنویر جب 4 بجے گھر سے باہر نکلا تو آسمان پر بادلوں نے ڈیرے جمانا شروع کر دیے تھے، وہ بس میں جانے کے بجائے ٹیکسی کی طرف چلا گیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا، ٹیکسی نے اسے پون گھنٹے میں وہاں پہنچا دیا، وہ شاپنگ سینٹر سامنے تھا، اس شاپنگ سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر دکانیں، جبکہ پہلی اور دوسری منزل پر کمپنیز کے دفاتر بورڈ دکھائی دے رہے تھے۔ تنویر کو تیسری منزل پر جانا تھا، بادلوں نے آسمان کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا، ہوا میں بھی کچھ بہتری آ گئی تھی اور بارش کی آمد تھی۔ تنویر لفٹ کے ذریعے سے تیسری منزل پر پہنچا تو سامنے طویل راہداری تھی، اس کے دائیں بائیں مختلف کمروں کے بند دروازے تھے، کمرہ نمبر 24 کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہلکی سی دستک دی، تھوڑی دیر کے بعد محافظ کے یونیفارم میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ایک آدمی نے دروازہ کھول کر تنویر کی طرف دیکھا۔ میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں، آ جائیے، اس نے دروازہ چھوڑ دیا۔
तनवीर अंदर गया तो वो एक छोटा कमरा था। एक तरफ इस्तकबालिये की मेज लगी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ दीवार के साथ सोफा था। अंदर ज़रूरी मीटिंग हो रही है, आप तशरीफ़ रखें, चौकीदार ने कहा, और तनवीर ये सोचते हुए सोफे पर बैठ गया कि इसे अकेले को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि फिर इसे नौकरी मिल जाए। तनवीर आधे घंटे तक बैठा रहा। इस कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली थी और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बादल भी गरज रहे थे। तनवीर ने देखा कि बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक चौकीदार अंदर आया और उसने खिड़की बंद कर दी और फिर बाहर चला गया। 20 मिनट के बाद एक लड़की कमरे से बाहर निकली और अपनी मेज़ पर जाकर उसने रजिस्टर की तरफ देखा और तनवीर से मुखातिब हुई। आप तनवीर अब्बास हैं? जी। तनवीर फौरन मुतवज्जा हुआ। आप अंदर चले जाएं। इस लड़की ने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। तनवीर धड़कते दिल के साथ उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा। तनवीर दरवाज़ा खोलकर कमरे में गया तो सामने मेज़ के पीछे कोई कुर्सी घुमाकर दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था। तनवीर मेज़ के पास खड़ा हो गया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उसने अपना गला साफ किया, लेकिन इस कुर्सी का रुख इसी तरफ रहा। तनवीर ने कुछ तवक्कुफ के बाद फिर गला साफ किया। इस बार भी वो कुर्सी नहीं घूमी। सर, आई एम तनवीर अब्बास, तनवीर बोला। कुर्सी का रुख दूसरी तरफ ही रहा। तनवीर सोचने लगा कि वो क्या करे। वो तजब्जुब के आलम में दाएं बाएं देखने लगा और फिर होले से बोला, सर। कुर्सी पर बराए जमान दूसरी तरफ मुंह किए शख्स के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। तनवीर सोचने लगा कि वो क्या करे। अचानक कुर्सी पर बराए जमान शख्स का हाथ नीचे लुढ़क गया। तनवीर ने फौरन इस जानिब देखा तो इसे कुर्सी के पास फर्श पर सुर्ख खून दिखाई दिया। तनवीर की आंखों में खौफ दौड़ने लगा। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर एकदम रुका और कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ चला गया। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कुर्सी पर बराए जमान शख्स के सीने में दस्ते तक खंजर पेवस्त था और खून उसके कपड़ों पर फैला हुआ था। तनवीर तेजी से बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तनवीर बाहर भागने के लिए इस दरवाजे की तरफ दौड़ा जिससे वो अंदर आया था। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने चौकीदार खड़ा था। अंदर खून, तनवीर ने घबराई हुई सी आवाज़ में बमुश्किल कहा। क्या? चौकीदार ने हैरतज़दा मुंह बनाया। अचानक पीछे से इसी लड़की की आवाज़ आई जो इस्तकबालिया की मेज़ पर बैठी थी। इसने चिल्लाकर चौकीदार को हुक्म दिया, इसे पकड़ो, ये बॉस का खून करके भाग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, तनवीर खौफ से चिल्लाया। चौकीदार ने इसे अपने दोनों बाजुओं में भर लिया। तनवीर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। चौकीदार की गिरफ्त मजबूत थी। इसके बावजूद तनवीर मज़ाहमत करते हुए अपने जिस्म को झटके दे रहा था और इस कोशिश में वो इससे अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया और सीढ़ियों की तरफ भागा। तनवीर ने क्योंकि एक झटके से अपने आप को चौकीदार से छुड़ाया था, इसलिए चौकीदार एक तरफ गिर गया था और वो फौरी तौर पर उसके पीछे नहीं भाग सका था। तनवीर सीढ़ियाँ फलंगता हुआ नीचे उतर रहा था। वो सूरज से नीचे पहुंचा और ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही उसने भागने के बजाय तेज तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे भागता हुआ देखे। वो बाहर निकला तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने बारिश की परवाह नहीं की और टैक्सी स्टैंड की तरफ दौड़ा। तेज बारिश में वो पानी में शराबूर हो गया था। उसके हाथ में पकड़ी फाइल भी भीग गई थी। उसने अपना सीवी बाहर निकाला और इसे फाड़कर नाली की तरह बहते हुए पानी में फेंक दिया। वो तेजी से टैक्सी की तरफ भागा। वो पीछे भी देख रहा था। अचानक उसने देखा कि वही चौकीदार उसके पीछे भागा हुआ आ रहा है। तनवीर ने अचानक टैक्सी की तरफ जाने के बजाय अपना रुख तब्दील किया और दूसरी तरफ भाग निकला। तेज बारिश और सड़क पर बहते पानी में तनवीर पूरी कुव्वत से भाग रहा था। सड़क पर जा बजा पानी खड़ा था और जब भागते हुए तनवीर का पैर पानी पर पड़ता था तो पानी उछलकर ऊपर तक आ जाता था। वो बार बार पीछे भी देख रहा था। उसने देखा कि चौकीदार कहीं गायब हो गया है, लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल दाएं तरफ से निकली। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हुआ था। वो मोटरसाइकिल इसके पीछे थी। तनवीर समझ गया कि ये भी इनका ही आदमी है। वो और तेज भागने लगा। अचानक एक कार इसके सामने आके थोड़ी सी तिरछी होकर रुक गई। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक नौजवान ने इसकी तरफ देखकर कहा, ये खतरनाक लोग हैं, कार में बैठ जाओ वरना पकड़े जाओगे। तनवीर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार इनके करीब आ रहा था। इसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी, सोचने का वक्त था नहीं। उसने कार का दरवाज़ा खोला और वो इसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। नौजवान कार बिजली की सी तेज़ी से वहाँ से ले गया। मूसलाधार बारिश में कोई कमी नहीं आई थी।
बरसते पानी में वो कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तनवीर बार बार गर्दन घुमाकर अकब में देख रहा था। खौफ उसकी आंखों से मुतरश्शिर था, दिल की धड़कनें मुंतशिर थीं। इसके कपड़ों से पानी के कतरे नीचे बह रहे थे और इसके पैरों के पास जगह गीली हो रही थी। तनवीर को बस ये फिक्र थी कि वो किसी महफूज जगह पर पहुंच जाए। इस पर डर और खौफ ऐसे छाया हुआ था कि उसने एक बार भी इस नौजवान की तरफ नहीं देखा जो उसके बराबर में बैठा कार चला रहा था। कार किस जानिब जा रही थी, इसका भी इसे अंदाज़ा नहीं था। अचानक तनवीर उस वक्त चौंका जब उसने देखा कि इनकी कार शहर से बाहर तनहा खड़े मकान के गेट के सामने रुक गई थी। नौजवान ने कार का हॉर्न दिया तो गेट खुला और नौजवान कार को अंदर ले जाने लगा। तो तनवीर ने सवालिया निगाहों से दाएं बाएं देखा कि ये कौन सी जगह है। वो कोई वीरान जगह थी और इस मकान के आसपास कोई और मकान दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता इस मकान के इर्द गिर्द बहुत से दरख्त इसे घेरे हुए थे। कार अंदर चली गई और गेट बंद हो गया। वो नौजवान कार से बाहर निकलने से पहले तनवीर से बोला, तुम मुलाजिम के साथ अंदर चलो, मैं आता हूँ। वो ये कहकर कार से बाहर निकलकर एक तरफ चला गया और तनवीर मबहूत बैठा देखता रहा। वो सोच रहा था कि ये नौजवान कौन है और कहीं वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। ऐसा तो नहीं है कि ये इन्हीं का आदमी हो। तनवीर सहमे हुए अंदाज में कार से बाहर निकला तो वो मुलाजिम जिसने गेट खोला था वो खड़ा था। वो तनवीर को लेकर मेन दरवाजे की तरफ चला गया। अंदर एक मुख्तसर सी राहदारी थी। इसे अबूर करके वो लाउंज में पहुंचे और फिर वो इसे सामने वाले कमरे में ले गया। वो कमरा कुशादा और साफ सुथरा था। कमरे में एक बड़ा बेड और दूसरी तरफ 2 छोटी कुर्सियां थीं, छोटी मेज के साथ ही रखी थीं। तनवीर कमरे का जायजा ले रहा था कि मुलाजिम ने सामने अलमारी की तरफ इशारा करके कहा, साहब कह रहे थे कि इस अलमारी से कपड़े निकाल कर बदल लें। मुलाजिम चला गया। तनवीर को फिर वो मंजर याद आ गया जो उसकी नज़रों के सामने उस शख्स की लाश आ गई जो कुर्सी पर पड़ी थी और खंजर दस्ते तक उसके सीने में पेवस्त था। उसका दिल जोर से धड़का और एक बार फिर वो खौफ में मुब्तला हो गया। कुछ देर इसी हालत में रहने के बाद उसने अलमारी का पट खोला तो सामने बहुत से कपड़े लटक रहे थे। तनवीर ने एक पैंट और शर्ट ली और अपने कपड़े बदलने लगा। अभी वो कपड़े बदलकर फारिग हुआ ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वहाँ वही नौजवान खड़ा था जो इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक लाया था। तनवीर ने पहली बार उसको गौर से देखा। इसके पैरों में लेदर के जूते थे। इसने नीले रंग की जीन्स ज़ेबतन की थी जिसका रंग उड़ चुका था। ऊपर सुर्ख रंग की शर्ट थी। गिरेबान के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे और नीचे से पहनी हुई सफ़ेद बनियान दिखाई दे रही थी। इसकी बाईं कलाई पर बड़े डायल वाली खड़ी थी और दाएं कलाई पर उसने रंग बिरंगे धागे बांधे हुए थे। इसकी शेव बड़ी हुई और सर के बाल लंबे थे जिन पर पीछे की तरफ कंघी की गई थी। नौजवान के दाएं कान की लौ में छोटी सी बाली चमक रही थी। इस नौजवान का यही अंदाज था। वो ऐसे ही रहना पसंद करता था। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम महफूज हो, नौजवान ने उसके पास जाकर कहा। शुक्र करो कि मैं वहाँ मौजूद था, वरना तुम्हारा हशर बहुत बुरा होता। तुम कौन हो? तनवीर ने पूछा। उसने तनवीर की आंखों में झांका। इस वक्त तो तुम मुझे अपना मोहसिन कह सकते हो। अगर मैं बर वक्त वहाँ न पहुँचता तो तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में होते। तुम कैसे जानते हो कि मैं पुलिस की हिरासत में होता? मैंने क्या किया है? तनवीर ने कहा। जिस वक्त तुम चौकीदार को धक्का देकर भाग रहे थे तो मैं इस वक्त लिफ्ट में सवार हो रहा था। मैं तुमसे भी पहले नीचे आ गया था। जब मैं अपनी गाड़ी निकालकर सड़क पर आया तो तुम भाग रहे थे और तुम्हारा पीछा हो रहा था। मैंने फ़ौरन तुम्हारे पास अपनी कार रोकी और तुम्हें अपनी कार में बिठा लिया और अब तुम यहाँ हो। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तनवीर ने अपने होठों पर ज़बान फेरकर उन्हें तर किया। मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल की होगी। ये बहुत बड़ा जुराइम पेशा ग्रुप है। इससे पहले भी ये लोग ऐसा ही एक और नौजवान के साथ कर चुके हैं, क्योंकि जब इनको किसी को मारना होता है तो फिर ये ऐसा ड्रामा रचाकर अपना किया हुआ कत्ल उसके कंधों पर रख देते हैं। ये लोग हर बार ऐसे ड्रामे के लिए मकाम बदल लेते हैं। पुलिस तक इनके हाथ में है। शुक्र करो कि मैं वहाँ मौजूद था और तुम्हें बचा लिया। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये बात मैं बताऊँगा, बस ये समझ लो कि मैं अपना काम कर रहा था, उसने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिम्मी है। सब मुझे जिम्मी कहते हैं।
तुम भी मुझे जिम्मी कह सकते हो, उसने बताया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे उन लोगों से बचाया। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, तनवीर ने कहा। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम इन लोगों से बच गए हो? ये तुम्हारा ख्याल है। सीसीटीवी कैमरों से तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, तुम्हारी तस्वीरें बन चुकी होंगी अब तक, और पुलिस तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि तुम कत्ल करके फरार हो गए हो। एक मनगढ़ंत कहानी को बुनियाद बनाकर तुम्हारे खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी और पुलिस तुम्हें तलाश कर रही होगी, जिम्मी बोला। इसकी बात सुनकर तनवीर परेशान हो गया। अगर वीडियो बनी होगी तो इसमें ये बात वाज़ेह होगी कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया, वो लाश पहले से वहाँ मौजूद थी। मेरे भोले दोस्त, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे वो सोचते हैं। बाहर निकलोगे तो पकड़े जाओगे और 302 के जुर्म में सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ तलाश करते रह जाओगे। कभी ये साबित नहीं कर सकोगे कि तुम बेकसूर हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ऐसा करो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ और खुद देख लेना कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस तुम्हें खींचकर अपनी वैन में डालकर कैसे थाने लेकर जाती है, और मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ, जिम्मी कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तनवीर सोच में पड़ गया। शायद वो ठीक कह रहा था। जब सब कुछ उनके हाथ में है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं क्या करूं? उसने पूछा। इत्मीनान से यहाँ बैठे रहो, जिम्मी ने इसकी तरफ घूमकर कहा। मेरे घर वाले परेशान होंगे। इनको इनके हाल पर छोड़ दो। इनकी फिक्र करोगे और इनके पास जाना चाहोगे तो जेल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, जिम्मी ने कहा। और तनवीर फिर सोच में पड़ गया। इसकी अकल सल्ब हो गई थी। वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जिम्मी घूमकर इसके अकब में गया और बोला, तुम बुरी तरह से फंस गए हो। अगर तुम मुझ पर एतमाद करो तो मैं तुम्हें इस गिरदाव से निकाल सकता हूँ। इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, बस तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मैं इनके हाथों अपना दोस्त खो चुका हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करके मैं ये समझूं कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है। ये कहते हुए जिम्मी कुछ अफसरदा सा हो गया और तनवीर ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। क्या ऐसा तुम्हारे दोस्त के साथ भी हो चुका है? हाँ, ऐसा मेरे दोस्त के साथ भी हो चुका है और मैं इनको अंजाम तक पहुँचाने पर काम कर रहा हूँ। वो बहुत ताकतवर हैं और मैं अकेला हूँ, लेकिन हिम्मत हार के नहीं बैठा। इसका मतलब है कि वो पेशावर लोग हैं, तनवीर बुड़बुड़ाया और अचानक वो डर कर चौंक गया क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। जैसे ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला, स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर था। इससे पहले कि तनवीर मोबाइल फ़ोन को कान से लगाता, जिम्मी ने इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया और बोला, बेहतर है कि तुम किसी से राब्ता ना करो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, जिम्मी कहकर उसका मोबाइल फ़ोन पकड़े पकड़े बाहर निकल गया। सोच विचार के बाद तनवीर को यही मुनासिब लगा कि वो जिम्मी पर एतमाद करे, वरना वो इन लोगों से बच नहीं सकेगा। इस पर चोरी का नहीं, कत्ल का इल्ज़ाम था। 1 घंटे तक तनवीर कमरे में अकेला बैठा हुआ सोचता रहा। फिर जब जिम्मी आया तो उसने बताया, मैं सब पता कर आया हूँ, तुम्हारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी जा चुकी है, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। जो इंस्पेक्टर तुम्हें तलाश कर रहा है वो इनका खास आदमी है। अब तुम्हारा बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ इत्मीनान से रहो। बाहर की खबर मैं तुम तक पहुँचाता रहूँगा और मुनासिब वक्त का इंतज़ार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तनवीर इसकी बात सुनकर और भी परेशान हो गया। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो निढाल सा होकर बेड पर ढेसा गया। वो रात तनवीर के लिए बहुत बोझल और परेशान कुन थी। वो कभी बिस्तर पर लेट जाता और कभी उठकर बैठ जाता और कभी कमरे में टहलने लगता। इसी बेचैनी और उलझन में रात गुजर गई और नई सुबह का आगाज़ हो गया। अरूसा की ज़िंदगी बदल गई थी। वो छोटे से महल्ले की तंग गलियों से निकलकर पोश इलाके के बेहतरीन मकान में मुंतकिल हो गए थे। वहाँ जाते ही इनकी सोचें भी खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो गई थीं। इसके बाप का लहजा ही बदल गया था। इसकी माँ की सोच में भी तगय्युर आ गया था। अब वो बड़े लोगों की तरह सोचने लगे थे। इस घर का जो कमरा उरूसा को मिला था वो इतना कुशादा था कि इसे यकीन ही नहीं आता था कि वो इतने बड़े कमरे में अकेली रहती है। उरूसा ने तनवीर से राब्ता करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके पास कॉल करने का बैलेंस ही नहीं है। तब उसने अपने अब्बू का मोबाइल फ़ोन लिया जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिला था। इस नंबर से जब अरूसा ने तनवीर को कॉल की तो मुसलसल बेल होने पर भी तनवीर ने फ़ोन ऑन नहीं किया। इसके बाद उसका फ़ोन ही बंद हो गया।
उरुसा बारिश का नज़ारा करने खिड़की में खड़ी हो गई। दूर तक बड़े बड़े आलीशान मकानात दिखाई दे रहे थे। इन बड़े बड़े घरों पर बारिश बरस रही थी और उरुसा के लिए वो मंजर बहुत ही खूबसूरत था। अचानक इसकी माँ ने आकर बताया, उरुसा तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। पार्टी में? उरुसा ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, इनकी कंपनी के जीएम के घर पार्टी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। इस बारिश में हम जाएंगे? उरुसा के लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी। हमारे पास कार है, बारिश हो या तूफान हमें क्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, इसकी माँ ने बेपरवाही से कहा और कमरे से चली गई। उरुसा को खुशगवार हैरत हो रही थी। वो सोचने लगी कि इसका मतलब है कि अब बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में भी जाना आना हुआ करेगा। बारिश थम गई थी, रात का अंधेरा फैल गया था। वो सब पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। फिर वो कार में बैठकर शहर के इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इलाके के वसी और इस बंगले में गए जो कंपनी के जीएम का था। उरुसा खैरकुन निगाहों से बंगले और मेहमानों को देखती रही। हर लड़की और खातून ने महंगा सूट जेबतन किया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। जीएम साहब ने इन्हें खुशामदीद कहा। वो तीनों मेहमानों की तरफ चले आए। कुछ देर के बाद उरुसा के अम्मी अब्बू अपने हम उम्र लोगों में चले गए और इनकी गपशप और कहकहों का हिस्सा बन गए, जबकि उरुसा एक तरफ खड़ी सबका जायजा लेती हुई सोच रही थी कि वो वाकई इस दुनिया में है। अचानक किसी ने इसके करीब आकर खंकारा। साफ जाहिर था कि किसी ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। उरुसा ने फौरन उसकी तरफ देखा। इसके करीब एक वजीह नौजवान खड़ा था। वो तनवीर का हम उम्र था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और खुशपोश था। इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी और मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर हल्का सा गड़ा पड़ रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अकेली क्यों खड़ी हैं, जबकि सब मेहमान हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं? क्या आप बोर हो रही हैं? उसने शाइस्ता लहजे में पूछा। जी नहीं, मैं बस ऐसे ही खड़ी थी, उरुसा ने झिझकते हुए कहा। मुझे आमिर कहते हैं, उसने अपना तारुफ कराया। जी मैं, उरुसा ने अपने बारे में बताना चाहा। उसने फौरन उसकी बात काट दी। आप उरुसा हैं और नज़ीर साहब की बेटी हैं। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? जिस घर में आप खड़ी हैं ये घर हमारा है, यानी मैं जीएम साहब का बेटा हूँ और आज मेरी ही सालगिरह है। मेरे घर में आए मेहमानों को अगर मैं नहीं जानूंगा तो फिर मुझसे बढ़कर बेखबर कौन होगा? वो कहकर फिर मुस्कुराया। इसकी निगाहें उरुसा के चेहरे पर मरकूज थीं। आपको सालगिरह मुबारक हो। अभी मैं केक काटने लगा हूँ, आप आएँ, सबके साथ मिलकर गाते हुए मुझे विश करें, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आमिर ने कहा और उस जानिब इशारा किया जहाँ उसकी सालगिरह का बड़ा सा केक था और वहाँ मेहमान खड़े थे। आमिर इस जानिब चला गया और उरुसा भी छोटे छोटे कदम उठाती हुई इन मेहमानों के करीब आ गई। आमिर ने तालियों की गूंज और सालगिरह के गीत में केक काटा। एक शोर सा बर्पा हो गया। हर कोई बढ़ चढ़कर सालगिरह का गीत गा रहा था। आमिर ने केक काटकर अपने वालिदैन को खिलाया और फिर मेहमान खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। उरुसा एक तरफ खड़ी सबको देखती रही। इसके लिए बड़े लोगों के दरमियान खड़े होकर वो सब देखना एक खुशगवार तजुर्बा था। सभी मेहमान आमिर को उसकी सालगिरह की मुबारकबाद देते रहे और खाने पीने में मसरूफ़ रहे। इसके बाद तेज़ म्यूज़िक बजना शुरू हो गया और लड़के लड़कियां और सब मेहमान नाचने लगे। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। रात गई, सालगिरह की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो मेहमान जाने के लिए तैयारी करने लगे। सब आमिर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। उरुसा को हैरत हो रही थी कि अब सब आमिर के इर्द गिर्द क्यों खड़े हो गए हैं, अब क्या होने वाला है। आमिर ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और फिर चमकदार कागज़ में लिपटा हुआ एक तोहफा उठाया और सबकी तरफ देखते हुए वो अचानक उरुसा की तरफ बढ़ा और वो तोहफा उरुसा को पेश कर दिया। यकदम सब मेहमानों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और उरुसा कुछ न समझते हुए मुतहय्यर निगाहों से सबकी तरफ देखने लगी। चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए उसने आमिर की तरफ देखा। कबूल कीजिए, मुझे खुशी होगी। उरुसा ने कुछ न समझते हुए वो तोहफा आमिर के हाथ से ले लिया और एक बार फिर तालियां बजने लगीं। इसके बाद एक एक करके मेहमान रुखसत होने लगे। उरुसा भी वो तोहफा हाथ में पकड़े अपने वालिदैन के साथ बाहर आ गई। वो गाड़ी में बैठे और इनकी गाड़ी अपने घर की तरफ चल दी। उरुसा के वालिदैन बहुत खुश थे। उरुसा की हैरत अभी तक अपनी जगह कायम थी कि आमिर ने सब मेहमानों में से इसे ही क्यों तोहफा दिया। उरुसा घर पहुंची तो वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपने हाथ में पकड़े इस तोहफे को देखा और फिर इसका चमकदार कागज़ फाड़ दिया। अंदर एक डब्बा था और डब्बे के अंदर एक इंतहाई कीमती मोबाइल फ़ोन।
उरुसा ने मोबाइल फ़ोन निकाल कर इसे उलट पलट कर देखा और फिर इसे ऑन कर दिया। थोड़ी देर के बाद मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। इसके अंदर सिम मौजूद थी। अचानक इस मोबाइल फ़ोन की बेल बजने लगी। उरुसा चौंक गई। स्क्रीन पर आमिर का नाम आ रहा था। उरुसा ने फ़ोन कान से लगाया तो आमिर की आवाज़ आई, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आप न डब्बा खोलेंगी और न मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगी, लेकिन शुक्र है कि आपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर ही दिया। शुक्रिया, आपने इतना कीमती मोबाइल फ़ोन का तोहफ़ा मुझे दिया। उरुसा की समझ में कुछ न आया तो उसने मोबाइल फ़ोन देने का शुक्रिया अदा कर दिया। कीमती तो नहीं है, बस 85,000 रुपये का है, उसने बेपरवाही से कहा। बस आप तोहफ़ा कबूल कर लें। क्या ज़रूरत थी मुझे ये गिफ्ट देने की। उरुसा सोच रही थी कि आमिर ने किस बेपरवाही से कहा है कि ये मोबाइल फ़ोन महज 85,000 रुपये का है। ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने सख्ती से ताकीद की थी कि इस सालगिरह के मौके पर मुझे अपना जीवन साथी चुनना है। सब मेहमानों को पता था कि मुझे आज अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला करना है। मेरे ख़ानदान की हर लड़की खूब सज धज कर आई थी, लेकिन मेरी नज़र आप पर पड़ी तो मुझे अपना फैसला करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और मैंने सबके सामने आपको गिफ्ट देकर ऐलान कर दिया कि मैंने अपना जीवन साथी उरुसा को चुन लिया है। आमिर ने वजाहत की। जी, क्या ये गिफ्ट इसलिए था? इसकी बात सुनकर उरुसा हैरत से चौंकी। आमिर की आवाज़ आई, जी हाँ, लेकिन मेरी तो मंगनी हो चुकी है, उरुसा ने बताया। मंगनी तोड़ने के लिए कौन सा किसी कानूनी पेचीदगी से गुजरना पड़ता है। उंगली से रिंग उतार कर वापस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। फेंक देने से भी मंगनी टूट जाती है। लेकिन ये कैसे होगा? ये हो चुका है। जैसे ही मैंने आपको गिफ्ट दिया, तालियां बजी। मेरे वालिदैन ने आपके वालिदैन से फ़ौरन बात की और उन्होंने इकरार कर लिया। आमिर ने ये बताकर इसे और भी हैरान कर दिया। वो कैसे इकरार कर सकते हैं? उरुसा को यकीन नहीं आ रहा था। ये सब हो चुका है। माजी के इस बंधन को फ्लैश में बहाकर मुस्तकबिल के हसीन सपने देखें। शब बखैर, आमिर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और उरुसा हैरत और परेशानी से हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए बैठी रही। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। तनवीर के साथ इसकी मंगनी हो चुकी थी, वो इसे पसंद करती थी। अब आमिर ने कितनी आसानी से कह दिया था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। इसी असना में इसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर इसकी माँ मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। इसने उरुसा के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखा तो इसे देखकर बोली, अरे वाह, बहुत कीमती मोबाइल फ़ोन है। आमिर ने यही गिफ्ट दिया है? जी हाँ, उरुसा ने मतानत से अपनी माँ की तरफ देखकर इस बात में सर हिलाया। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है, तुम बहुत खुशनसीब हो। लेकिन क्या बात है, तुम परेशान नज़र आ रही हो। इसकी माँ खुश थी। अभी आमिर की कॉल आई थी। क्या आप आमिर के साथ मेरा रिश्ता तय कर आए हैं? उरुसा ने पूछा। तुम्हें आमिर ने बताया है? अभी बताया है। इसने ठीक बताया है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा इतने बड़े घर में रिश्ता हो गया है। हम भी बहुत खुश हैं। उसकी माँ का चेहरा और भी खुशी से दमक उठा। ये कैसे हो सकता है? मेरी मंगनी तो तनवीर से हो चुकी है। तनवीर की कोई हैसियत नहीं है। वो नौकरी से फारिग हो चुका है। पहले भी इसे जो नौकरी मिली थी वो तुम्हारे अब्बू की सिफारिश से मिली थी। अब भी इसकी नज़रें तुम्हारे बाप पर हैं। हम वो रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। तुम भी इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। इसकी माँ ने दो टोक कहा। लेकिन कैसे ख़त्म कर दूँ? कैसे ख़त्म कर दूँगा, क्या मतलब? कल तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाते हुए इनकी पहनाई हुई अंगूठी वापस कर देंगे। ज़रा सोचो, इसने ख़ानदान की तमाम लड़कियों को छोड़कर तुम्हें पसंद किया है। तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। ये भी देखो कि हमारे हालात किस तेज़ी से बदल गए हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ है, बल्कि नहीं, रिश्तेदारी भी कायम हो गई है। एक छोटे से घर से हम इतने बड़े घर में आ गए हैं। माजी भूल कर अब सिर्फ मुस्तकबिल की सोचो। ये सोचो कि तुम इस बड़े घर की बहू बनोगी जहाँ नौकरों की फ़ौज और दौलत की रेल पहल है। इनका घर इस घर से भी बड़ा है। सारी ज़िंदगी ऐश करोगी, ऐश। इसकी माँ कहकर उठी और मुस्कुराकर चली गई। उरुसा बहुत देर तक सोचती रही। वो मुस्तरिब हो गई थी। उसकी निगाहों के सामने आमिर का चेहरा आ गया, फिर इसका बहुत बड़ा घर, नौकर, गाड़ियाँ और ऐशो आराम घूम गया और इसके बाद रफ्ता रफ्ता इस आसाइशों में तनवीर का चेहरा धुंधला होता चला गया और इसे लगा कि इसकी माँ ठीक कह रही है। अचानक उरुसा को मोबाइल फ़ोन की बेल ने चौंका दिया। आमिर की कॉल थी। इस बार एक खफीफ सी शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ उरुसा ने मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तो क्या सोचा आपने? किस बारे में?
उरुसा ने पूछा। भूल गई आप? अभी मैंने क्या कहा था? आमिर ने कहा। आपने तो बहुत सी बातें की थी, आप वजाहत कर दें तो मैं समझ जाऊंगी। उरुसा मुस्कुरा रही थी। शायद आप फिर सुनना चाहती हैं। मैं फिर कह देता हूँ, आप अपने माजी को अलविदा कहकर मुस्तकबिल के हसीन झूले में झूलना चाहेंगी? आमिर ने एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर के कहा। उरुसा मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब्बू की नई नौकरी, नई कार, बड़ा सा नया घर, और अब बोलो बोलो, आमिर ने उसके चुप होते ही जल्दी से कहा। और अब मुझे भी माजी भूल कर आने वाले कल के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद मैं सोच चुकी हूँ, या मैंने फैसला कर लिया है, उरुसा मुस्कुराते हुए कह रही थी। और दूसरी तरफ से आमिर ने खुशी से कहा, ये हुई ना बात। इसके बाद वो दोनों मुस्तकबिल की हसीन बातों में खो गए। तनवीर की परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। वो इस घर में कैद था। इसका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो चुका था। जिम्मी दिन में 2-3 बार चक्कर लगा लेता था और बाहर के हालात से आगाह कर देता था। इसने ये भी बताया था कि वो इसके घर गया था और इसके वालिदैन को एक झूठी कहानी सुनाकर आ गया है कि तनवीर इसकी कंपनी में मुलाजिम हो गया है और वो ट्रेनिंग के लिए कराची चला गया है। इससे इसके घर वाले मुतमईन हो गए थे। जिम्मी ने यह भी बताया था कि इसके घर पर भी पहरा दिया जा रहा है। जब वो इसके घर से बाहर निकला तो इसकी कई घंटे तक निगरानी होती रही थी, और वो जब इस तरफ आया है जब उसे तसल्ली हो गई थी कि अब इसकी निगरानी ख़त्म हो गई है। शाम से पहले जिम्मी अपने मखसूस हुलिये में आया तो इसे देखते ही तनवीर बोला, मैं थक गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस घर में कब से कैद हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हुए तुम्हें इन लोगों से बचा रखा हूँ। मेरा इसमें क्या मतलब है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो हो ठीक है तो चले जाओ, जिम्मी ने कहा। तनवीर तज़ब्ज़ुब में पड़ गया। बेचैनी इसके चेहरे से आया थी और जिम्मी इसका जायज़ा ले रहा था। मैं क्या करूं? ये कब तक चलता रहेगा? तनवीर उकता गया था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। मैं अपना दोस्त खो चुका हूं और चाहता हूं कि तुम पर आंच ना आए। मैं सोच रहा हूं कि तुमको कैसे बचाया जाए। इस चार दीवारी में रहकर अगर तुम बोरियत का शिकार हो तो तैयार हो जाओ। मेरे दोस्त की मंगनी है, हम वहाँ चलते हैं। तुम्हारा जहन भी फ्रेश हो जाएगा और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम्हें किसी तरह से तुम्हारे घर भी पहुँचा दूँ। कहाँ जाना है? तनवीर ने पूछा। घबराओ नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर फार्म हाउस है, वहाँ जाना है। वहाँ तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। चलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, जिम्मी ने कहा। तनवीर सोचने लगा कि वो क्या करे। जब से वो इस मकान में था वो अजियत में था। तन्हाई से बार बार डस रही थी और सोचे चींटियों की तरह उसके दिमाग में एक ही दायरे में रेंग रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को सुकून देने के लिए इसके साथ चला जाए। जिम्मी ने उसके लिए अच्छे लिबास का इंतज़ाम किया था। वो नहा धोकर शेव करके तैयार हुआ और लिबास जेब तन करके जिम्मी के सामने खड़ा हो गया। जिम्मी इसी हुलिये में था। आप तैयार नहीं होंगे? तनवीर ने पूछा। मेरा यही स्टाइल है, जिम्मी कहकर मुस्कुराया और उसके साथ बाहर आ गया। दोनों कार में बैठे और उसने कार इस मकान की हुदूद से बाहर निकाल दी। रात हो चुकी थी, सड़क ज़्यादा बारोनक नहीं थी। तनवीर फिर भी डरा हुआ था। इनकी कार एक बड़े फार्म हाउस के गेट के पास रुकी तो गेट खुला हुआ था और अंदर कई कारें खड़ी थीं। जिम्मी अपनी कार अंदर ले गया। दोनों बाहर निकले तो जिम्मी ने इससे कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। तुम अपने आप को पुरसुकून महसूस करो। मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। तनवीर ने महज इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों एक दूसरे हाल में चले गए। जिम्मी ने इसे एक तरफ बिठा दिया। तनवीर ऐसी जगह बैठा था कि वो सबको देख सकता था, लेकिन इस पर कम ही किसी की नज़र जा सकती थी। मैं यहीं तुम्हारे आसपास हूँ, जिम्मी कहकर एक तरफ चला गया। तनवीर आते जाते मेहमानों को देखने लगा। इसके दिलो दिमाग पर जो एक जैसी सोचों ने ही कब्जा किया हुआ था वो रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगी थी। इसकी तवज्जो इन सोचों से बटने लगी थी। सामने स्टेज पर जिस लड़के की मंगनी थी वो खूबसूरत लिबास जेब तन किए मुस्कुराता हुआ आया और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कुछ खवातीन और लड़कियां इस लड़की को ले आईं जिसके साथ उसकी मंगनी थी। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर बैठी और उसका घूंघट ऊपर हुआ, तनवीर चौंक कर खड़ा हो गया। इसकी निगाहें इस लड़की पर मरकूज हो गई थीं क्योंकि वो लड़की उरुसा थी। उसने फौरन दाएं बाएं देखा कि शायद इसे कुछ और रिश्तेदार भी दिखाई दें, लेकिन उरुसा के वालिदैन के सिवा इसे कोई भी नजर न आया।
तनवीर तंबा खुद बैठा सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। उरूसा तो इसकी मंगेतर है, कहीं इसकी नज़रों का तो कोई धोखा नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए वो स्टेज की तरफ चल पड़ा। अभी वो दरमियान में था कि उसने वाज़े तौर पर उरूसा को देख लिया और इस पर हैरत का पहाड़ गिर गया। इससे पहले कि वो आगे जाने के लिए कदम उठाता, जिम्मी उसके सामने आ गया। कहाँ जा रहे हो? जिम्मी ने पूछा। स्टेज पर। ये तो उरूसा है, तनवीर ने कहा। कौन उरूसा? जिम्मी से पूछता हुआ इसे ज़बरदस्ती वापस इसकी कुर्सी की तरफ ले जा रहा था। मेरी खालाजाद, मेरी मंगेतर उरूसा। तनवीर पर हैरत का पहाड़ टूटा हुआ था और उसे इस हकीकत का यकीन नहीं आ रहा था। ये तुम्हारी कज़न है? जिम्मी इसे वापस इसकी कुर्सी तक ले गया था। कज़न ही नहीं, ये मेरी मंगेतर है, लेकिन इसकी मंगनी इसके साथ हो रही है। क्यों? तनवीर के लहजे में तड़प थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो जिम्मी को धक्का देकर स्टेज पर चला जाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ तुम्हारे और रिश्तेदार भी होंगे। यहाँ से चलते हैं, जिम्मी ने कहा। मैं उरूसा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा, तनवीर बिला तामुल बोला। पागल मत बनो, जिससे इसकी मंगनी हो रही है वो मेरा दोस्त है। मैं इससे सब पूछ लूँगा। तुम्हारे वहाँ स्टेज पर जाने और बात करने से हंगामा हो जाएगा। तुम्हारी हंगामा आ रही से हो सकता है कि वो लोग पुलिस बुला लें, और फिर क्या होगा जानते हो ना। तनवीर को जिम्मी ज़बरदस्ती बाहर ले आया और कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेज़ी से कार वहाँ से निकाल ली। तनवीर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। वो तासुफ और गुस्से की कैफियत में मुब्तला था। कार सड़क पर दौड़ रही थी कि तनवीर चीखा, तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए? मैं पूछना चाहता था कि वो इससे मंगनी क्यों कर रही है। तुम इससे पूछना चाहते हो? जिम्मी ने इसकी तरफ देखा। हाँ, मैं इससे पूछना चाहता हूँ। तनवीर गुस्से और कर्ब में मुब्तला था। ठीक है, मैं गाड़ी रोक देता हूँ और तुम इसके पास चले जाओ और जो पूछना चाहते हो पूछ लो, जिम्मी ने गुस्से से कहा और गाड़ी रोक दी। जिस जगह जिम्मी ने कार रोकी थी इसके बाएं जानिब 5 फीट ऊंची दीवार बनी हुई थी। शायद किसी ने अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द 4 दीवारी खड़ी की थी। उतरो और उसके पास चले जाओ, और पुलिस से बचने के लिए जो करना है वो भी तुम खुद ही करोगे, जिम्मी ने दो टोक कह दिया। तनवीर ने यकदम कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर इस तरफ बढ़ा जिस तरफ वो फार्म हाउस था। अचानक पीछे से जिम्मी ने इसे आवाज़ दी, 1 मिनट रुक जाओ। तनवीर रुककर उसकी तरफ देखने लगा। जिम्मी कार से बाहर खड़ा था। वो फौरन उसकी जानिब बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर खींचकर जिस जगह कार खड़ी थी उसके करीब जो दीवार थी वहां ले गया और उसने इस जानिब इशारा किया जहां दीवार पर एक फटा हुआ इश्तहार लगा हुआ था। इसे पढ़ो, जिम्मी ने इस जानिब इशारा करते हुए कहा। इश्तहार पर तनवीर की तस्वीर थी और पुलिस ने इसकी तलाश का इश्तहार लगाया हुआ था। इसके बारे में इतला देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया था, क्योंकि तनवीर एक बड़े बिजनेसमैन को कत्ल करके फरार हुआ था। ये क्या? तनवीर के मुंह से हैरतज़दा आवाज़ निकली और खौफ इसकी रगों में सरायत कर गया। तनवीर फटी फटी नज़रों से इश्तहार की तरफ देखने लगा। जिम्मी ने हाथ बढ़ाकर वो इश्तहार दीवार से उतारा और इसे कार में बिठाकर अपनी कार का रुख अपने मकान की तरफ कर दिया। तनवीर के चेहरे पर खौफ मुतरश्शे था और इसे लग रहा था जैसे इसका बचना अब मुहाल है। वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और इस कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। इसका दिल घबरा रहा था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब बेचैन था। इसके सामने जिम्मी टहल रहा था और वो कह रहा था, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं है, तनवीर नदामत से बोला। ऐसी ही बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन लोगों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। वो ख़तरनाक लोग हैं, तुम्हारा कब्र तक पीछा करेंगे। जिम्मी इस पर नाराज़ हो रहा था। मैं जज्बाती हो गया था। अब जान गए हो कि बाहर कितने ख़तरनाक हालात हैं। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना? अब ठीक कहते हो। अब बताओ क्या करना है? जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, जिम्मी ने पेशकश की। मुझे अपनी जान बचानी है। एकदम तनवीर मायूस हो गया। लेकिन अब मैं जीकर क्या करूँगा? उरूसा की मंगनी इससे हो चुकी है और इसने मुझे इतनी जल्दी छोड़ दिया है। इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ उरूसा ही नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी हैं, गोया जिम्मी ने उसे याद दिलाया। हाँ, ये तो है। तनवीर ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जिम्मी की तरफ देखा। अब तुमको इन लोगों के लिए जीना है, उरूसा को भूल जाओ, जिम्मी ने मतानत से कहा। बस अब यही उमंग रह गई है। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा देता हूँ, जिम्मी बोला। मुल्क से बाहर? कहाँ? तनवीर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा।
मैं तुम्हें दुबई भिजवा सकता हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट और कागजात भी तैयार करा दूंगा और तुम वहाँ जाकर नौकरी भी करने लगोगे। वहाँ जाकर तुम अपने घर वालों से राब्ता करना और महफूज ज़िंदगी गुजारना। जिम्मी की इस बात ने तनवीर के मरियल जिस्म में जान भर दी। क्या ऐसा हो जाएगा? जबकि मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना। वो सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारा पासपोर्ट भी बन जाएगा और तुम इस मुल्क से भी चले जाओगे। बस यही एक रास्ता है कि तुम इन लोगों से बच सको। जिम्मी बोला, अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तनवीर तैयार हो गया। अब तुम आराम करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जिम्मी कहकर कमरे से चला गया। तनवीर इसी जगह बैठा रहा और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों के बारे में सोचता रहा। वो सोच रहा था कि कितनी जल्दी इसकी ज़िंदगी में तगय्युर आया और वो बैठे बिठाए एक गर्दाब में फंस गया। रात के 2:30 बजे थे। दूर तक सुकूत का आलम था। आसमान साफ और चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तनवीर अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और जिम्मी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इसने कमरा रोशन करने के बजाय इसके ऊपर ली हुई चादर खींची और अपनी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद न करते हुए इसे पुकारा, तनवीर, तनवीर उठो, जल्दी करो। तनवीर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? जल्दी उठो, पुलिस ने तुम्हारा सुराग लगा लिया है, जिम्मी ने कहते हुए खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर झांका। जबकि ये सुनते ही तनवीर अपनी जगह से ऐसे उठा जैसे इसके बिस्तर में कोई खतरनाक चीज़ घुस आई हो। इसने बूट पहने और उड़े हुए रंग के साथ जिम्मी की तरफ देखा। जिम्मी खिड़की से हटकर इसकी तरफ बढ़ा। इस तरफ पुलिस है, जल्दी आ जाओ। जिम्मी का रुख बाहर की तरफ था और तनवीर उसके अक़ब में था। उसका दिल घबरा रहा था और खौफ उसके चेहरे से साफ आया था। जिम्मी इसे पिछले रास्ते की तरफ ले गया। इस मकान के अक़ब में बाउंड्री वाल थी। जिम्मी चस लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ा और तनवीर की तरफ देखकर सरगोशी की, जल्दी करो। तनवीर ने भी चस लगाई और दीवार के ऊपर चढ़ गया। दोनों एक साथ दूसरी तरफ कूद गए। बाहर अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी रात के अंधेरे को मासूम कर रही थी। तेज भागो, जिम्मी बोला। दोनों सरपट भागने लगे। इस तरफ वीरान जगह थी, जा बजा दरख्त थे। दोनों भागते ही जा रहे थे। अचानक पीछे गाड़ी की तेज रोशनी इन पर पड़ी। इसके अक़ब में आने वाली गाड़ी इनके सर पर पहुंच चुकी थी। तेज भागो, जिम्मी बोला। दोनों की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। पीछे आने वाली गाड़ी की रोशनी का फासला कम हो रहा था। अचानक भागते भागते जिम्मी गिर गया। तनवीर भागते भागते रुक गया और उसे उठाने के लिए रुका। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आने लगी थी। इसका मतलब था कि पुलिस के साथ कुत्ते भी थे। मेरी फिक्र छोड़ो और तुम निकलो, मुझे लग रहा है कि हमारे पीछे कुत्ते भी हैं, जिम्मी ने कहा। तनवीर ने एक लम्हे के लिए रुककर अपने अक़ब में देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ करीब होती जा रही थी। जिम्मी ने मजबूर कर दिया और तनवीर को भागना पड़ा। तनवीर भागता जा रहा था। इसकी सांस फूल गई थी। इसके लिए मज़ीद भागना दूभर हो रहा था लेकिन इसे जान बचाने के लिए भागना था। इसने अपने ताक़ुब में गाड़ी की रोशनी कई बार देखी थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी मुसलसल आ रही थीं। भागते भागते तनवीर बेहाल हो गया था। अब भागते हुए गाड़ी की रोशनी दिखाई नहीं दी थी। कुत्तों की आवाज़ें भी दूर होती जा रही थीं। शायद इनका रुख तब्दील हो गया था। इसके बावजूद वो भाग रहा था। भागते भागते वो जाने किस तरफ निकल गया था। अचानक इसे सामने पटरी पर ट्रेन दौड़ती दिखाई दी। इसका मतलब था कि सामने रेलवे की पटरी थी। दरख्त भी पीछे रह गए थे। अब चांद की रोशनी में से लंबी झाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। अचानक वो निढाल होकर गिर गया। गिरते ही वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसकी आंखें बंद थीं और वो बेहाल हो रहा था। फूली हुई सांस की वजह से उसका पेट किसी मशीन की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो इस सन्नाटे में ट्रेन की आवाज़ बहुत देर तक सुनता रहा और फिर से सन्नाटा छा गया। वो बहुत देर तक ज़मीन पर चित लेटा रहा। फिर जब उसकी सांस बहाल हुई तो उसने आंखें खोलीं। आसमान पर चांद चमक रहा था। उसने अपना सर उठाकर अपने दाएं बाएं दूर तक देखने की कोशिश की। दूर तक वीरानी थी और सुकूत था। वो अपनी जगह से उठा और खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, आसपास कोई नहीं था। तनवीर इसी जगह खड़ा सोच रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। अचानक इसे दूर एक नुक्ता दिखाई दिया। वो नुक्ता ट्रेन की पटरी के साथ दौड़ता चला आ रहा था। तनवीर को लगा कि जैसे ट्रेन आ रही है। वो नुक्ता बड़ी तेज़ी से वाज़ेह हो रहा था और फिर उसे लगा कि वो ट्रेन नहीं है बल्कि गाड़ी है। वो नुक्ता गाड़ी की हेडलाइट्स थी। तनवीर समझा कि वो पुलिस की गाड़ी है। वो भागने लगा। अब वो पहले से भी तेज़ भागने की कोशिश कर रहा था।
इसे महसूस हो रहा था कि वो अब फंस गया है और अब पुलिस से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इस वीराने में वो कितना भाग लेगा? वो भागता भागता गिर जाएगा और पुलिस इसे दबोच लेगी। इस वक्त तनवीर अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। वो कार थी और वो तेजी से तनवीर के पीछे भाग रही थी। कार के पीछे धूल का धुआं उड़ रहा था। तनवीर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कार की रफ्तार इसके भागने से ज़्यादा तेज थी, इसलिए कार ने भागते हुए तनवीर को अबूर किया और उसके आगे जाकर तिरछी खड़ी हो गई। बर्क रफ्तारी से भागते हुए तनवीर के लिए एकदम से रुकना मुश्किल हुआ और वो रुकते रुकते भी कार के साथ टकरा गया। एकदम कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से जिम्मी बाहर निकला। उसने जल्दी से तनवीर को थाम लिया और वो नीचे गिरने से बच गया। घबराओ नहीं, ये मैं हूँ, कार में बैठ जाओ। जिम्मी की आवाज़ ने तनवीर को हौसला दिया और उसका खौफ कम हो गया। जिम्मी ने इसे कार में बिठाया और वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर कोई और भी बैठा था। कार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी और चमकते चांद के नीचे इस वीरान और कच्ची सड़क पर इनकी कार दौड़ने लगी। धूल उड़ने लगी थी और तनवीर निढाल सीट की पुश्त से टेक लगाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। जिम्मी इसे गुंजानाबाद इलाके के एक मकान में ले आया था। वो मकान भी बड़ा और कुशादा था। फ़र्क ये था कि वो मकान किसी वीराने में अकेला नहीं खड़ा था। भागते भागते तनवीर के जिस्म में दर्द होने लगा था। इसे लग रहा था जैसे इसका अंग अंग दर्द से चूर है। वो बेड पर नीम तराश था, जबकि जिम्मी इसके सामने कुर्सी पर बराए जमान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस को ये इत्तला किसने दी थी कि तुम इस मकान में हो, जिम्मी बोला। शायद कोई तुम्हारी निगरानी कर रहा हो, तनवीर ने अपना ख्याल पेश किया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस मकान में इतना काफिल होकर नहीं आता था, जिम्मी ने उसका ख्याल रद्द कर दिया। मेरे दिल में और भी खौफ बैठ गया है, तनवीर परेशान हो गया। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ और वो मुझे तलाश कर रहे हैं। मुझे खुद लग रहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ तुम्हारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। वो लोग पूरी ताकत से तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में हैं। जिम्मी इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमको गिरफ्तार करना इनके लिए बहुत अहम है। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुंच जाएं, आप मुझे इस मुल्क से निकालकर दुबई भेज दें। तनवीर एकदम से उठकर बोला। अब यही चारा रह गया है, जिम्मी सोचते हुए बोला। तनवीर अपनी जगह से उठ गया और जिम्मी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, आप दिल के बहुत अच्छे हो, वाकई आप मेरे लिए फरिश्ता हो। सच है कि अगर आप ना होते तो मैं शायद इस वक्त अपने ना करता जुर्म की सज़ा में जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ के साए को तरस रहा होता। मैं तुम्हारी नहीं, अपने इस दोस्त की मदद कर रहा हूँ जिसको मैं बचा नहीं सका था। वो फिर उदास हो गया। जिम्मी भाई, आप भागते हुए गिर गए थे, फिर मुझे कैसे तलाश किया? तनवीर ने पूछा। शुक्र है कि वो लोग और उनके कुत्ते मुझ तक नहीं पहुंच सके। दरअसल उन्होंने कुत्ते आज़ाद नहीं छोड़े हुए थे। बहरहाल जब वो आगे निकल गए तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की। वो वक्त पर गाड़ी लेकर पहुंच गया और फिर हमने तुमको तलाश कर लिया। मेरी ज़िंदगी आपका कर्ज है। उसने ममनून निगाहों से जिम्मी की तरफ देखा। नहीं, ऐसा मत कहो, बस अब ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँगा। अब जब तक तुम्हें मैं दुबई ना भिजवा दूँ मुझे चैन नहीं आएगा, जिम्मी बोला। दूसरे दिन नाश्ते के बाद जिम्मी ने बताया कि उसने अपने दोस्त की मदद से एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो लोगों को जाली दस्तावेजात पर मुल्क से बाहर ले जाता है। वो ये काम कई सालों से इस कामयाबी से कर रहा है कि कभी पकड़ा नहीं गया। वो जुर्म की दुनिया का बादशाह कहलाता है, लेकिन कभी कोई सबूत न छोड़ने की वजह से वो एक आम शहरी से भी ज़्यादा आसान जिंदगी गुजार रहा है। 1 घंटे के बाद जिम्मी जिस शख्स को तनवीर के पास लेकर आया उसका नाम नवाज था और वो चौड़े और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। उसकी मूंछें बड़ी और घनी थीं। उसके दोनों हाथों की उंगलियों में मुख्तलिफ पत्थरों से जड़ी चांदी की अंगूठियां थीं। ये तनवीर है जिसके बारे में बात की थी मैंने, जिम्मी ने तारुफ कराया। नवाज ने एक नज़र तनवीर की तरफ देखा और बोला, इसे बाहर भेजना है? हाँ, जिम्मी ने इस बात में गर्दन हिलाई। नवाज ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक इश्तहार निकाला और इसे खोलकर एक नज़र देखकर बोला, ये तो मशहूर बिजनेसमैन के कत्ल में मतलूब है। इसकी बात सुनकर तनवीर ने घबराकर जिम्मी की तरफ देखा। जिम्मी बोला, तुमको अपने काम से मतलब होना चाहिए। इसने क्या किया है और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मेरे साथ डील कर लो। 3 लाख मेरे और 2 लाख तुम्हारे। नवाज ने जिम्मी की तरफ देखा। उसका चेहरा शफाफ था। तनवीर इसकी बात सुनकर ऐसे घबरा गया जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा।
जिम्मी जल्दी से बोला, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप इसके बारे में मेरे साथ सौदेबाजी करें। वो हंसा, ठीक है, मैंने तो एक पेशकश की थी, अगर नहीं मंजूर तो हम असल मौजू की तरफ आ जाते हैं। दरअसल मेरा यही काम है, इसलिए सोचा कि अगर आप मेरे साथ वो डील कर लें तो आपका भी फ़ायदा हो सकता था। असल मौजू ये है कि इसे बाहिफाजत दुबई पहुंचाना है। जिमी ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहुंच जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं है, इसने बेपरवाही से कहा। तो फिर अपना काम आज ही शुरू कर दो और इसे इस मुल्क से बाहर ले जाओ। जिम्मी बोला, मैं अपना काम अभी से शुरू कर देता हूँ, 8 लाख रुपए लूँगा, वो भी इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक इसके साथ है जो मेरा भी दोस्त है। इसने कहा, मुझे मंजूर है, तुम काम शुरू करो और इसे बाहर भेज दो, मैं 8 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जिम्मी मान गया। तो फिर देर किस बात की, मुझे पैसे दो ताकि मैं काम शुरू करूँ। नवाज ने उसकी तरफ देखा। सारे पैसे अभी लोगे क्या? सारा पैसा एडवांस लूँगा, काम की क्या गारंटी होगी? नवाज 2 नंबर काम ज़रूर करता है लेकिन ईमानदारी से। नवाज के लहजे में एतमाद था। जिम्मी बोला, मेरे पास तो 4 लाख रुपए हैं, बाकी के 4 लाख? नवाज की सवालिया निगाहें इसके चेहरे पर मुंजमद थीं। इसका भी इंतज़ाम करता हूँ, तुम 4 लाख रुपए लो और काम शुरू करो। जिम्मी ने कहा, ठीक है, तुम 8 लाख का बंदोबस्त कर लो, 8 लाख एक साथ लूँगा फिर ही काम शुरू करूँगा। नवाज ने दो टोक कह दिया, तुम बहुत बेएतबार हो। जिम्मी के लहजे में तलखी सी आ गई। बात बेएतबारी की नहीं, उसूल की है। ये मैं जानता हूँ कि मुझे इस काम के लिए कहाँ कहाँ और कैसे पैसे तकसीम करने हैं। मैं पूरे पैसे लिए बगैर काम नहीं करता। मुझे मज़ीद 4 लाख का बंदोबस्त करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम 4 लाख मुझसे 1 घंटे के अंदर अंदर ले लो। मेरी तरफ से तुम 2 हफ्ते ले लो, लेकिन एक बात कहूँगा, जब तक तुम पैसे का इंतज़ाम करोगे शायद पुलिस इसे पकड़ कर ले जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से वो इसके पीछे पड़ी हुई है ये मैं जानता हूँ। सच तो यह है कि मैं खुद भी इसकी तलाश में था। मैं पैसे के लिए कुछ भी करता हूँ, ये तुम जानते हो। नवाज की ललचाई हुई निगाहें तनवीर पर गईं तो वो और भी डर गया। जिम्मी सोचने लगा। अचानक नवाज बोला, एक तजवीज़ दूँ, फ़ायदा हो जाएगा। क्या तजवीज़ है? जिम्मी सोच से बाहर निकला। नवाज ने एक नज़र तनवीर की तरफ देखा और बोला, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। हमने एक बिजनेसमैन को अगवा किया है। तावान की रकम वसूल करने के लिए हम किसी को भी पैसे देकर वो काम करवाते हैं। हमारा काम ये कर दे तो मैं समझ लूँगा कि 4 लाख मुझे मिल गए। इस तरह तुम्हारे 8 लाख मेरी तरफ आ जाएंगे। तनवीर ने इसकी बात सुनकर मुतहिश निगाहों से नवाज और जिम्मी की तरफ देखा। जिम्मी ने पूछा, इस काम में ख़तरा कितना है? ख़तरा तो साफ़ सुथरे कारोबार में भी होता है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि ये काम कर लेगा। इस पर कोई आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस को बिल्कुल इत्तला नहीं करनी है। तुम इस काम के लिए इतने पैसे दे देते हो? जिम्मी को हैरत हुई। मोटी असामी है, मोटा तावान है, 4 लाख क्या चीज़ हैं? तुम अपना आदमी भेजकर क्यों नहीं पैसा वसूल लेते? तुम्हारे 4 लाख भी बच जाएंगे। हर काम का अपना अंदाज और तरीका होता है। तुम बताओ, मेरे पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहते हो या नहीं? नवाज ने कहा। जिम्मी ने एक लम्हे के लिए सोचा और बोला, ठीक है, तावान की रकम तनवीर लेने जाएगा। जिम्मी ने कहा तो तनवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो फिर बात पक्की? मुझे 4 लाख रुपए दो, मैं आज ही काम शुरू करता हूँ और कल जब ये तावान की रकम वसूल कर लेगा तो तुम्हारे 8 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। मैं 1 घंटे के अंदर पैसे लेकर आता हूँ, जिम्मी ने कहा और वो इजाज़त लेकर चला गया। इसके जाते ही तनवीर ने कहा, ये क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? जिम्मी ने कहा, मैं तावान की रकम लेने जाऊंगा, जानते हो ये काम मुझसे नहीं होगा। तनवीर के लहजे में खौफ था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगा कि तुम पहचाने नहीं जाओगे। अपनी जान बचानी है तो कुछ तो खतरा लेना ही है। वैसे भी मैं वहाँ मौजूद हूँगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरा वादा रहा कि मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। ये काम मुझसे नहीं होगा। तनवीर ने इनकार कर दिया। मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। और तुमने ये नहीं देखा कि वो तुम्हारी तस्वीर जेब में डाले फिर रहा है? हमारा काम करने से भी पहले उसने ये कहा कि हम तुम्हें इनके हवाले करके इनसे 5 लाख रुपए ले लें। 2 लाख मुझे दे रहा था वो, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी जान बचा कर रहूँगा। अपनी जेब से तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और तुम अपने लिए 4 लाख का बंदोबस्त नहीं कर सकते? जिम्मी के लहजे में मतानत थी। तनवीर चुप होकर सोचने लगा। वैसे भी इस वक्त उसे अपनी हैसियत इस तिनके के मानिंद महसूस हो रही थी जो पानी के तेज़ बहाव के रहमो करम पर होता है। वो तिनका खुद अपने आप को बचाने की ताकत नहीं रखता। इसे तेज़ बहाव बचा ले तो बचा ले।
जिम्मी चला गया। तनवीर इस घर में अकेला रह गया। वो पहले से ज़्यादा परेशान हो गया था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। जिम्मी जब वापस आया तो उसने बताया कि उसने नवाज को 4 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। तनवीर इसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि जिम्मी कितना मुखलिस इंसान है। वो महज इसे बचाने के लिए इतनी भागदौड़ के साथ साथ माली मदद भी इसकी कर रहा है। इसने भी इस काम के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जिम्मी ने इसे हौसला दिया और किसी को फ़ोन करने लगा। आधे घंटे के बाद 2 आदमी आ गए। एक ने तनवीर को विग और हल्की मूछें और दाढ़ी लगाकर ऐसा मेकअप किया कि तनवीर ने जब अपना जायज़ा आईने में लिया तो वो खुद भी अपने आप को न पहचाना। तनवीर की आंखों में लेंस लगाए थे और अब उसकी आंखें नीली हो गई थीं। इसके बाद इसी हुलिये में तनवीर की तस्वीर बनाई गई, कुछ कागजात पर दस्तखत हुए और वो चले गए। जिम्मी इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा कैसा हुलिया बनाया है कि तुम खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सकोगे। वाकई मुझे भी नहीं लग रहा कि ये मैं हूँ। आईने में देखते हुए तनवीर को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। अब तुम इसी हुलिये में रहोगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उन्होंने आज रात को बिजनेसमैन की रिहाई के बदले में तावान लेना है और तुम इसी हुलिये में इनसे तावान लेने जाओगे। जिम्मी ने अपनी बात की वजाहत की। लेकिन वो तो कल का कह रहे थे। ये जुर्म पेशा लोग हैं, जो कहते हैं इसका मतलब कुछ और ही होता है। जिम्मी ने कहा, जिम्मी भाई, मुझे अभी से खौफ महसूस हो रहा है। तनवीर घबराया हुआ था। डरने की बात नहीं है, मैं इसी जगह दाएं बाएं हूँगा, बस तुम काम करना और हम निकल जाएंगे। सच ये है कि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, बस इसीलिए हिम्मत पकड़ रहा हूँ। जब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा और दुबई जाकर पैसे कमाऊंगा और आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। तनवीर ने कहा, मुझे अपने पैसे वापस नहीं लेने, बस तुम खैरियत से दुबई चले जाओ और फिर अपने घर वालों से राब्ता करके उनको बताना कि तुम दुबई में हो और पैसा कमाकर उनको भेजना। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। जिम्मी ने कहा, वैसे मैं कब तक दुबई चला जाऊंगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। अभी 1 हफ्ता और मुझे कांटों पर चलना होगा। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। जिम्मी ने इसे तसल्ली दी। अभी कुछ देर में नवाज आने ही वाला होगा। वो तुम्हें सारा मंसूबा समझाएगा कि कैसे पैसे लेने हैं। तुम वो सब गौर से समझना और अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर लेना, फिर तुम वो काम आसानी से कर लोगे। अगर वहाँ पुलिस आ गई तो? तनवीर ने अपना अंदेशा बयान किया। बेफिक्र रहो, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिम्मी ने इसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर भरोसा है तो बेफिक्र होकर काम करो। जिम्मी ने उसका कंधा थपथपाया और तनवीर हौले से मुस्कुरा दिया। आधे घंटे के बाद नवाज आ गया। उसने बगैर वक्त ज़ाया किए एक छोटा सा नक्शा मेज पर फैला दिया। नवाज के हाथ में पेंसिल थी और वो नक्शे पर पेंसिल रखते हुए समझाने लगा। जिम्मी और तनवीर बगौर नक्शे को देख रहे थे। ये शहर का मशहूर प्राइवेट अदील अस्पताल है। इस अस्पताल से 200 गज के फासले पर ये बस स्टॉप है और इसके साथ ही सड़क की इस जानिब से दूसरी जानिब जाने के लिए पुल बना हुआ है। तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होगा। मोबाइल फ़ोन तुम्हारी जेब में होगा और उसका हैंड फ्री तुम्हारे कान में होगा। मैं तुम्हें हिदायत जारी कर रहा हूँगा कि तुमको क्या करना है। तुम बस स्टॉप की तरफ से पुल पर चढ़ने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाओगे। दूसरी तरफ की सीढ़ियों से वो आदमी चढ़ेगा। इसके हाथ में एक शॉपर बैग होगा। उसने काला कोट पहना होगा और कोट के कॉलर पर 100 गुलाब का फूल होगा। इसके हाथ में पकड़े शॉपर बैग के अंदर हमारी मांगी हुई रकम होगी। तुम दोनों जैसे ही ऊपर जाओगे तुम इसे सामने से आता हुआ देख लोगे। ये वही है, क्योंकि इसकी निशानियां मैंने तुम्हें बता दी हैं। जैसे ही वो तुम्हारे बराबर से गुजरेगा तुम आहिस्ता से इसे कहोगे, गुलाब का फूल अच्छा है। वो इसी वक्त शॉपिंग बैग तुम्हारी तरफ बढ़ा देगा और तुम वो बैग पकड़कर दूसरी तरफ से नीचे उतरोगे और सीधे चलते हुए अस्पताल के गेट के सामने पहुंच जाओगे। वहां स्याह रंग की कार खड़ी होगी जिसका नंबर 11 होगा। तुम इस कार में बैठ जाओगे और वो कार तुम्हें उस घर में छोड़ देगी, जबकि शॉपर बैग हम कार में से ही तुमसे ले लेंगे। इस कार में और कौन होगा? जिम्मी ने पूछा। इस कार में मेरा ड्राइवर और मैं हूँगा, नवाज ने बताया। तुमको यकीन है कि उन्होंने पुलिस को इतला नहीं की होगी? जिम्मी ने अपनी तसल्ली चाही। 200% यकीन है, क्योंकि वो 2 नंबर कारोबार करते हैं। इनके पास बहुत पैसा है और वो पुलिस को इस मामले में किसी कीमत पर भी मुलविस नहीं करेंगे। वो रिहाई के लिए हमारी मतलूबा रकम देने को तैयार हैं, नवाज ने बताया। जिम्मी ने अपना चेहरा तनवीर की तरफ किया। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी।
मैं भी इस जगह मौजूद हूँगा। मुझे यकीन है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। मैं कोशिश करूँगा। तनवीर के दिल में खौफ था। हमारे काम में कोशिश नहीं होती, काम होता है, और वो भी पूरी ताकत और हिम्मत से। लिहाजा तुम ये काम करोगे, बिल्कुल नहीं डरोगे। कुछ नहीं होगा, नवाज ने जल्दी से कहा। जी। तनवीर ने इस बात में सर हिलाया। इसके बाद नवाज ने और भी हिदायत दी और चला गया। तनवीर के लिए ऐसा काम करना सुहाने रूह था, लेकिन वो इस काम को करने के लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार था। इसने बहुत हद तक अपने खौफ पर काबू पा लिया था और अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि इसे ये काम करना ही है। जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था, खौफ नींगता हुआ उसके करीब आ रहा था और वो अपना सर झटक कर खौफ को दूर करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान में जिम्मी आ गया और बोला, चलो निकलें। तनवीर का दिल जोर से धड़का और वो इसके साथ कार में बैठकर अदील अस्पताल के पास पहुंच गया। जैसे ही कार गेट से कुछ फासले पर रुकी, कार का दरवाज़ा खुला और नवाज अंदर बैठ गया। उसने मोबाइल फ़ोन और हैंड फ्री तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। इसे कान से लगा लो और मोबाइल फ़ोन जेब में डाल लो। मेरा तुमसे मुस्तकिल राब्ता रहेगा। फ़ोन मुसलसल ऑन रहेगा और जो मैं कहता रहूं तुम करते रहना, नवाज बोला। तनवीर ने फ़ोन जेब में डाल लिया और हैंड फ्री कान से लगा लिए। फ़ोन ऑन था। नवाज ने कहा, कार से बाहर जाओ और बस स्टॉप की तरफ चलते चले जाओ। तनवीर कार से बाहर निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। इसे मुनासिब रफ्तार से आगे जाने की हिदायत थी। सड़क पर ट्रैफिक रवां था और सड़क के दाएं बाएं फुटपाथ पर लोग आ जा रहे थे। वो चलता हुआ बस स्टॉप के पास पहुंचा तो उसे वहां चंद सवारियां खड़ी थीं। इन लोगों में रुक जाओ, नवाज की हिदायत आई। तनवीर वहां पर मौजूद चंद लोगों के दरमियान रुक गया। तनवीर तकरीबन 5 मिनट तक वहां खड़ा रहा। मेकअप के बावजूद उसे डर था कि कहीं कोई पहचान न ले। फिर नवाज की आवाज़ उसके कान में पड़ी, पुल की तरफ चलो, रफ्तार धीमी रखना। तनवीर पुल की तरफ चलने लगा। जैसे ही 2 सीढ़ियों के पास पहुंचा, नवाज ने अगली हिदायत दी, कुछ देर के लिए रुको और अपना जूता ऐसे चेक करो जैसे जूते का कील तंग कर रहा हो। तनवीर रुक गया। उसने अपना बायां पैर उठाकर जूते को ऐसे देखना शुरू किया जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो। इसके साथ वो अपने हाथ से जूते को छू भी रहा था। 1 मिनट के बाद नवाज की फिर आवाज़ आई, अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। तनवीर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो बड़े इत्मीनान से ऊपर जा रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और खौफ ने यकदम इसे अपने हिसार में ले लिया था। नवाज की आवाज़ आई, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो ऊपर पहुंच चुका है। तुम भी ज़रा जल्दी कर लो और सामने देखना। इसने हाथ में सफ़ेद फूला हुआ शापर पकड़ा हुआ है। स्याह कोट है, ओवरकोट पर सुर्ख गुलाब का फूल लगा है। हिदायत सुनते ही तनवीर जल्दी से ऊपर गया तो सामने एक नौजवान इसी की तरफ आ रहा था। इसके हाथ में सफ़ेद फूला हुआ शापर था। पुल पर और भी लोग आ जा रहे थे। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तनवीर का खौफ भी दो चंद होता जा रहा था और इसे लग रहा था कि जैसे वो ये काम नहीं कर सकेगा। घबराहट और खौफ की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। वो नौजवान और भी पास आ गया। जो ही दोनों बराबर से गुजरने लगे, तनवीर ने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, गुलाब का फूल अच्छा है। ये सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा शॉपर उसकी तरफ ऐसे बढ़ाया कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ और तनवीर ने उसके हाथ से शॉपर फेंक ले लिया। दोनों अपनी अपनी जानिब चले गए। शॉपर ले लिया? नवाज की आवाज़ आई। जी ले लिया है, तनवीर ने जवाब दिया। अब जल्दी से नीचे उतरो और इस कार की तरफ बढ़ते चले जाओ। तनवीर ने रफ्तार बढ़ा दी और दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ उतरकर सड़क की दूसरी जानिब चला गया। अब उसका रुख अस्पताल के गेट की तरफ था, जहाँ वो कार खड़ी थी जिसमें से बैठना था। तनवीर का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी वो सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसके लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर इसे 11 नंबर की कार खड़ी दिखाई दी। इसने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जो ही वो कार के पास पहुंचा, उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। ड्राइविंग सीट के बराबर नवाज बैठा था। बहुत खूब, तुमने तो ठीक काम किया है, नवाज खुश होकर बोला। तनवीर ने कांपते हाथों से शॉपर नवाज की तरफ बढ़ा दिया। ठीक इस वक्त तनवीर की दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा खुला और एक सेहतमंद शख्स कार के अंदर बैठ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो नवाज के पीछे बैठा था। उसने अपना पिस्तौल नवाज की पसली के साथ लगाते हुए कहा, गेम इज़ ओवर। तुम? नवाज ने इसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखा, जबकि तनवीर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो जिस जगह बैठा था इसी जगह साकित हो गया। कार चलाओ,
इस शख्स ने हुक्म दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने कार आगे बढ़ा दी। वो शख्स बोला, ये बात जहन में रखना कि पीछे जो कार आ रही है इसमें मेरे आदमी बैठे हुए हैं। ज़रा गड़बड़ हुई तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवाज ने बारोब आवाज़ में इससे पूछा। तुम हमारी मुसलसल निगरानी में थे, इसलिए हैरान होने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। फिर अचानक इसने तनवीर की तरफ देखा। ये कौन है? तुमसे मतलब? नवाज गुस्से से बोला। ये बात याद रखो कि मेरे पिस्तौल के दांतों में जो गोलियां हैं वो तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल हो जाएंगी अगर तुमने अपना लहजा ऐसा ही रखा। इस बार इस शख्स ने अपना लहजा दुरुस्त किया तो नवाज भी ढीला हो गया, जबकि तनवीर और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया। बताओ ये कौन है? इस बार भी शख्स का लहजा दुरुस्त था। ये किराए का टट्टू है। इस बार नवाज को नरमी से बोलना पड़ा। अपने काम के लिए किराए के टट्टू भी लेने लगे हो क्या? उस शख्स ने गहरी नज़रों से तनवीर का मुआयना किया। तनवीर सहम गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च रोशन करने के बाद तनवीर के चेहरे पर डाली और फिर बोला, इसकी तो दाढ़ी मूंछ नकली है। तनवीर और भी खौफजदा होकर नजरें चुराने लगा। नवाज बोला, इसकी मूंछ दाढ़ी जाली है या असली? तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे तो इससे मतलब है। उसने टॉर्च की रोशनी बंद करके मोबाइल फ़ोन जेब में डाला और नवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। तावान की कितनी रकम ली है तुमने? कहीं बैठकर बात करें। नवाज ने जवाब देने के बजाय उसे पेशकश की। इस आदमी ने सोचा और फिर ड्राइवर को तहमाना अंदाज में कहा, कार टावर की तरफ ले चलो। तुझे पता है ना कि मैं टावर किसे कहता हूँ? नवाज अगर बैठकर बात करना चाहता है तो मैं बैठने को तैयार हूँ। ड्राइवर ने इस्पात में गर्दन हिलाई और कार की रफ्तार और भी तेज़ कर दी। कार सड़क पर दौड़ी जा रही थी और कार के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। तनवीर का डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक इस शख्स ने तेज़ लहजे में कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने एकदम कार रोक दी। कार के टायर चीखे और इस शख्स ने तनवीर को हुक्म दिया, तुम नीचे उतरो और भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। इसके साथ ही इस शख्स ने तनवीर के पास पड़ा हुआ वो शापर बैग भी अपने कब्जे में ले लिया। तनवीर ने इसी वक्त कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। कार का दरवाज़ा बंद होते ही कार फिर आगे बढ़ गई। इसके पीछे वो कार भी थी जिसके बारे में इस शख्स ने कहा था कि पीछे आने वाली कार में उसके आदमी हैं। वो कार तनवीर के सामने से गोली की तरह गुजर गई। तनवीर इस जगह अकेला ही खड़ा था। उसने दाएं बाएं देखा। वो इस वक्त कबाड़ मार्केट के सामने खड़ा हुआ था। वो शहर की बहुत बड़ी कबाड़ मार्केट थी। इस मार्केट के अंदर बड़े बड़े गोदाम थे। वो जगह तनवीर के घर से कम 25 किलोमीटर दूर थी। तनवीर सोचने लगा कि जिम्मी ने तो कहा था कि वो इसके साथ साई की तरह होगा, इसलिए उसे उम्मीद थी कि जिम्मी अभी वहाँ पहुँच जाएगा। 20 मिनट गुजर गए लेकिन जिम्मी नहीं आया। वो टहलते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। इस जगह कुछ अंधेरा था। अचानक इसे याद आया कि इसकी जेब में वो मोबाइल फ़ोन भी है जो इसे नवाज ने तावान की रकम लेने से कबल दिया था। तनवीर ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और सोचने लगा कि वो किसे फ़ोन करे। पहला ख्याल यही आया कि वो अपने घर फ़ोन करके इन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दे। चुनांचे इसने अपने अब्बा के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया और जैसे ही इसे कान से लगाया इसका चेहरा लटक गया क्योंकि सिम कार्ड में बैलेंस नहीं था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार वहाँ से गुजरे और कुछ आगे जाकर फिर वापस तनवीर के पास आकर खड़े हो गए। तनवीर ने दोनों की तरफ देखा और डर कर 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। अचानक एक ने पिस्तौल निकाला और उसका रुख तनवीर की तरफ कर दिया। तनवीर डर गया, जबकि दूसरा नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और वो तेज़ी से तनवीर के पास गया और बोला, जो कुछ है जल्दी निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, बकवास करते हो, इसने दुरुस्त अंदाज में कहा और ख़ुद उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। इसकी जेब में सिवाय मोबाइल फ़ोन के और कुछ नहीं था। उन्होंने मोबाइल फ़ोन लिया और मोटरसाइकिल पर सवार होते ही इस जगह से चले गए। तनवीर उड़े हुए रंग के साथ इनको जाते हुए देखता रहा। इसके पास मोबाइल फ़ोन आया तो वो भी डाकू छीन कर ले गए। तनवीर ने दाएं बाएं देखा। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। इसकी वजह यह थी कि वो कबाड़ मार्केट का अक्वी हिस्सा था, जबकि मार्केट अंदर थी और बारोनक सड़क दूसरी जानिब थी। इसी तरफ से लोग कबाड़ मार्केट में आते और जाते थे। मार्केट का यह हिस्सा दिन को भी तकरीबन वीरान रहता था। जिम्मी भी नहीं आया था। इसकी मुतलाशी निगाहें दूर तक अंधेरे में से देखकर वापस आ जाती थीं। तनवीर सोच रहा था कि वो क्या करे, अपने घर चला जाए, लेकिन घर जाना तो बहुत खतरनाक है।
जिम्मी बता रहा था कि इसके घर के बाहर भी पहरा था, रात को जगह जगह नाके भी लग जाते हैं, इसमें भी खतरा था। अगर इसकी बात इसके अब्बा से हो जाती तो फिर शायद घर जाने की कोई सूरत निकल आती। जब तनवीर की समझ में कुछ नहीं आया तो वो कबाड़ मार्केट के छोटे से गेट की तरफ चल पड़ा, जो इस जानिब मार्केट के अंदर जाने का रास्ता था। अभी वो गेट के पास ही पहुंचा था कि इसके अकब से किसी ने जोर से आवाज़ दी, अबे रुक। तन्वी ने फौरन गर्दन घुमाकर आवाज़ की सिमत देखा। इससे कुछ दूर हाथ में टार्च लिए कोई खड़ा था। टार्च रोशन थी और इसकी रोशनी की वजह से ये देखना मुश्किल था कि वहाँ कौन खड़ा है। वो फिर बारोब आवाज़ में बोला, यहीं रुक जा। ये कहते ही वो इसकी तरफ बढ़ा। तनवीर खौफजदा हो गया और उसने इस जगह रुकना मुनासिब नहीं समझा और वो गेट की तरफ भागा। वो फिर चिल्लाया, कहाँ भाग रहे हो, यहीं रुको। तनवीर ने अपनी भागने की रफ्तार और भी तेज़ कर दी। वो भागता हुआ इस छोटे गेट से कबाड़ मार्केट के अंदर चला गया। इस गली में सारे शटर बंद थे। तनवीर ने भागते हुए वो गली अबूर की और दूसरी गली में चला गया। वहाँ बड़े बड़े गोदाम अभी खुले थे और रोशनी फैली हुई थी। खाली प्लास्टिक की बोतलों और न जाने किस किस चीज़ के वहाँ अंबार लगे हुए थे। वहाँ अजीब सी बू का भी एहसास था। तनवीर वहाँ से भागता हुआ एक दूसरी गली में चला गया। वहाँ कई गोदाम खुले और बंद थे। लोगों की चहल पहल भी हो रही थी। भागते हुए वो एक तरफ से निकलते हुए नौजवान से टकरा गया। दोनों एक तरफ खाली प्लास्टिक की बोतलों के अंबार पर गिरे और तनवीर ने फौरन उठने की कोशिश की। वो समझा था कि शायद वो जिससे टकराया है वो वही है जिसने इसे रुकने को कहा था। दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या, वो नौजवान चिल्लाया। तनवीर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर भागा। पीछे से वो आदमी भी भागता हुआ इसी तरफ आ गया था और जोर जोर से चिल्लाया, कहाँ तक भागोगे। तनवीर वो आवाज़ सुनकर और भी तेज भागने लगा। वो अंधाधुंध भागता रहा और एक गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल होता रहा। इसकी सांस फूल चुकी थी और इससे मजीद भागना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक तरफ से जिम्मी निकला और तनवीर के सामने खड़ा हो गया। तनवीर ने भागते हुए अपने सामने जिम्मी को देखा तो जैसे उसके जिस्म में जान आ गई हो। वो भागता हुआ उसके सामने रुककर हाँफने लगा। मेरे साथ आ जाओ, जिम्मी कहकर उसके आगे तेज तेज चलने लगा। वो चलते रहे और फिर जिम्मी एक गोदाम के अंदर चला गया। तनवीर भी उसके पीछे था। वसी गोदाम था वो। उसके अंदर जगह जगह कुछ फासले पर मुख्तलिफ कबाड़ की चीज़ों के अंबार लगे हुए थे। गोदाम के अंदर ट्यूबलाइट्स रोशन थीं और दिन का समा दिखाई देता था। जिम्मी ने एक जगह रुककर तनवीर की तरफ घूमकर देखा। फिर इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके पास ही एक कुर्सी पड़ी थी। जिम्मी इस पर बैठ गया। तनवीर इसके सामने खड़ा था। वो हाँफ रहा था और अपनी सांस दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इससे बोलना दूभर था। अचानक इसकी निगाह जिम्मी के ऐन अकब में पड़ी तो उसकी निगाहें खैरा हो गईं। जिम्मी के अकब में उसकी वो मोटरसाइकिल खड़ी थी जो चोरी हो गई थी। तनवीर ने अपनी मोटरसाइकिल को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। ये तो मेरी मोटरसाइकिल है, वो हैरतज़दा बोला। जिम्मी ने भी इसकी नज़र के ताक़ुब में मोटरसाइकिल की तरफ देखा और बोला, ये कबाड़ मार्केट है, यहाँ कुछ भी बिक सकता है और ख़रीदा जा सकता है, पर यह गोदाम तो तुम्हारा है। नहीं, मेरे दोस्त का है। अपने दोस्त से पूछो कि मेरी मोटरसाइकिल यहाँ कैसे आई, उसने कहा। जिम्मी ने इसकी तरफ देखते हुए मायनाखेज़ अंदाज में कहा, सिर्फ ये जानना चाहते हो कि ये मोटरसाइकिल कैसे आई, ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम इस हाल को कैसे पहुँचे। जिम्मी की बात ने तनवीर को तंबाखुश सा कर दिया। जिम्मी अपनी जगह से उठा और सामने की तरफ चल दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा केबिन बना था जिसकी दीवारें शीशे की थीं। आर पार कुछ भी देखा जा सकता था। जिम्मी अंदर चला गया। इस केबिन में एक बड़ी मेज़ और घूमने वाली कुर्सी सजी थी, जबकि इस मेज़ के सामने दाएं और बाएं कुर्सियों की छोटी कतारें थीं। तनवीर भी इसके पीछे ही इस केबिन में आ गया था। जिम्मी कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे दाएं बाएं झूम रहा था। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तनवीर मुतहय्यर इसकी तरफ देख रहा था। जिम्मी इत्मीनान से बोला, बैठ जाओ। तनवीर इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसकी निगाहें जिम्मी के चेहरे पर जमी हुई थीं और जिम्मी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। फिर वो बोला, कैसी मज़े की ज़िंदगी थी तुम्हारी। अपनी जॉब पर जाते थे, अपनी मंगेतर के साथ घूमते थे और जो मन में शरारत आती थी वो करते थे और खुश होते थे। बहुत खूबसूरत शब व रोज़ थे। तुम कैसे जानते हो। तनवीर की हैरत दो चंद हो गई। फिर अचानक तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई और तुम बस में आने जाने लगे और फिर एक और धमाका हुआ कि तुम नौकरी से भी फारिग हो गए और एक दिन
किसी जालिम ने तुम्हें बस में सवार कराने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर छोड़ दिया, तुम जख्मी हो गए। ये सब बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई, तुम कैसे जानते हो? तनवीर की हैरत बढ़ती जा रही थी, इसके चेहरे पर मतानत थी। आगे सुनो, जिम्मी इत्मीनान से बोला। इधर तुम नौकरी से फारिग हुए और उधर तुम्हारे होने वाले ससुर, जो रिश्ते में तुम्हारे खालू भी थे, इनकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीली आई और इन्हें एक बड़े ग्रुप ने अपनी कंपनी में नौकरी देने की पेशकश कर दी। बड़ा ग्रुप और पहले से कहीं ज़्यादा तनख्वाह। भला कौन इस नौकरी को कबूल न करता? तुम्हारे खालू ने भी वो नौकरी कबूल कर ली और फिर कंपनी ने इन्हें कार और घर भी दे दिया। इससे इनकी ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। इन्हें अपना माजी किताब का वो सफ़ा दिखाई देने लगा जिसे वो फाड़ कर फेंक देना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी मंगेतर उरूसा का बाप बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। जिम्मी ने इसकी तरफ देखकर अपने होठों पर मुस्कुराहट आया की और तंबाकू तनवीर के साकित चेहरे पर अपनी नजरें जमा कर बोला। कंपनी के जीएम के घर इसके बेटे की सालगिरह थी। इस सालगिरह में खुसूसी तौर पर उरूसा की फैमिली को मदऊ किया गया। जीएम साहब और इनकी बेगम चाहती थीं कि अब इनका बेटा शादी कर ले। वो सालगिरह की इस तकरीब में जिस लड़की पर भी हाथ रखेगा वो इससे शादी करने में रुकावट नहीं बनेंगे। उरूसा की खूबसूरती सबसे बढ़कर थी और जीएम के बेटे को उरूसा पसंद आ गई और यूं इनकी मंगनी की बात आगे बढ़ी। उरूसा के माँ बाप को और क्या चाहिए था? वो तो पहले ही अपने माजी से भाग रहे थे। उन्होंने तुमसे मंगनी तोड़ने और इससे रिश्ता जोड़ने में देर नहीं की। जीएम का बेटा आमिर मेरा दोस्त है। एक लम्हे के लिए जिम्मी चुप हुआ और फिर बोला, तुम खुद उस तकरीब में गए और उरूसा की मंगनी देखी और तड़प उठे। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर कर्व के जो तासुरात थे वो नाकाबिले फरामोश थे। तुम हो कौन? तनवीर ने उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। इस वक्त तनवीर के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अभी आगे तो सुनो, वो इत्मीनान से बोला। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहाँ तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। इसके बाद अब तक तुम भाग रहे हो। तुम्हारे इर्द गिर्द खौफ और डर का दायरा है। तुम इस दायरे के हिसाब में कभी इधर और कभी उधर भाग रहे हो। अपनी जान बचाने के लिए तुम वही कर रहे हो जो मैं चाह रहा हूँ। इसके लिए खा तुम्हें पुलिस से बचकर भागना पड़ रहा हो या फिर मुल्क छोड़ने के लिए पैसे का इंतज़ाम करने के लिए तावान की रकम लेने जाना हो। अभी तुम एक आवाज़ पर भाग खड़े हुए और भागते भागते खौफ और डर के दायरे में बंद यहाँ पहुँच गए। क्या ये सब तुम्हारा किया हुआ है? इस सारे खेल के पीछे तुम्हारा हाथ है? तनवीर ने पूछा। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। हाँ, इस सारे खेल के पीछे मेरा हाथ है। मेरे कहने पर तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हुई और तुम बसों में आने जाने पे मजबूर हो गए। मेरे हुक्म पर तुम्हें बस से गिराया गया। मेरे कहने पर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे कहने पर उरूसा के बाप को अच्छी नौकरी मिली। उरूसा की मंगनी मेरे दोस्त के साथ हुई और मेरे कहने पर ही इस फ्लैट में इंटरव्यू के लिए तुम्हें बुलाया गया। वहाँ कत्ल का ड्रामा रचाया गया। चौकीदार ने तुम्हें पकड़ा लेकिन भागने का मौका दिया और मैं अचानक तुम्हारे सामने आ गया। इसके बाद मैं तुम्हें डराता रहा, भगाता रहा। कभी रात 2:30 बजे जगाकर भगाया, कभी मेरा ही आदमी नवाज तुम्हारे पास आकर बाहर ले जाने का बंदोबस्त करने आया। मेरे ही कहने पर तुम्हारा पुलिस की जानिब से जाली इश्तहार बनाया गया और जब तुम तावान की रकम लेकर गाड़ी में बैठे तो वो भी ड्रामा था। तावान की रकम लाना भी एक ड्रामा था। सब ड्रामा था और इस ड्रामे में एक खौफजदा, सहमा हुआ और डर का मारा हुआ नौजवान कठपुतली बना हमें लुत्फ अंदोज कर रहा था। जिम्मी ने तेज लहजे में कहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तारी हो गई थी। अपने सामने बेबस और लाचार तनवीर की सूरत देखते हुए भी वो लुत्फ अंदोज हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बुरा किया था तुम्हारा कि तुमने मुझे मुसलसल अजियत, खौफ और डर में मुब्तला रखा? मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं सका। मैं पूरी ज़िंदगी इतना नहीं भागा जितना तुमने मुझे भागने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी उरूसा भी मुझसे दूर हो गई, मेरी ज़िंदगी से चली गई और मेरे वालिदैन का जाने क्या हाल होगा। तनवीर चीखते हुए बोला। इसके तो तुम खुद जिम्मेदार हो। जिम्मी ने एक एक लफ्ज़ रुक कर अदा किया। कोई और नहीं, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो अपनी इस बर्बादी के। मैं जिम्मेदार हूँ? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तनवीर को सुनकर हैरत हुई। क्योंकि शरारत करना तुम्हें अच्छा लगता है। तुमने ही कहा था ना कि जब मुझे शरारत सूझती है तो फिर तब तक मेरे हाथ में खुजली होती रहती है जब तक कि मैं वो शरारत कर न लूँ। तनवीर उसकी बात सुनकर सोचने लगा कि उसने ये बात कब कही थी। जिम्मी के मुंह से वो अल्फाज सुनकर उसे धचका सा लगा। जब कुछ खामोशी ज़्यादा बढ़ी
तो जिम्मी ने पूछा, कुछ याद आया? तुमने मेरी ये बात कहाँ सुनी थी? तनवीर ने हैरत के खिलाफ से झांक कर पूछा। शुक्र है तुम्हें ये तो याद है कि तुमने ये बात कही थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। दरअसल वो ज़ेरे तामीर शॉपिंग प्लाजा मेरा ही है। हम इस दिन वो प्लाजा देखने गए तो टॉर्च भूल गए। मैं वहाँ अपने एक दोस्त के साथ रुक गया जबकि मेरा मुलाजिम टॉर्च लेने चला गया। मेरी नई 1 हफ्ते पहले खरीदी हुई कार खड़ी थी। मैं कार से कुछ फासले पर अपने ज़ेरे तामीर शॉपिंग सेंटर के अंदर दीवार के साथ लगा खड़ा था और बाहर का जायज़ा ले रहा था। तुम उरूसा के साथ थे। तुम मेरी नई कार को छूना चाहते थे। उरूसा ने मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी नई चमचमाती कार पर लकीर खींच दी और खूब खुश हुए। इस सड़क पर आगे एक पेट्रोल पंप है, वो मेरे दोस्त का है। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया और तुम्हारी मोटरसाइकिल का नंबर और तुम दोनों के बारे में बताया। वहाँ से उसका आदमी तुम्हारे ताक़ुब में चला और तुम दोनों के घर देखकर मुझे बता दिया। इसके बाद मैंने तुमसे शरारत की। तुमने मेरी कार पर लकीर खींची और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द खौफ और डर का दायरा खींचकर तुमसे बहुत कुछ छीन लिया, तुम्हारा सुकून और वो सब कुछ जो तुम्हारी दस्तरस में था। जिमी का लहजा कुछ दुरुस्त हो गया था। अपनी कार के ख़राब करने पर इसे एक बार फिर गुस्सा आ गया था। तनवीर को सब कुछ याद आ गया था। वो ढीला होकर बैठ गया। पछतावा उसके चेहरे से आया होने लगा था। उसकी शरारत का जिम्मी ने ऐसा भयानक इंतकाम लिया था कि वो तही दस्त हो गया था। उसके गुमान में भी नहीं था कि जिम्मी और उसके आदमी उसे किस तरह से अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जिम्मी किस होशियारी से उसका हर पल चैन और सुकून छीन रहा था। जिम्मी बोला, तुमने मेरी नई कार को छुआ और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी छूकर बर्बाद कर दी। जाओ, अब चले जाओ। आज से मेरा ड्रामा ख़त्म, मेरा इंतकाम मुकम्मल हुआ। कल उरूसा की मेरे दोस्त के साथ शादी है। उरूसा भी बहुत खुश है और उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। तुम्हारे खालू ने तुम्हारे घर वालों को बुलाया हो शायद। तुम भी जाना और अपनी आंखों से अपनी बर्बादी के मनासिर देखना और फिर उसकी याद में रोना। वो ये कहकर हंसा। तनवीर सर झुकाए बैठा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इस वक्त जिम्मी का हंसना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वो बोला, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरी एक शरारत का इतना बड़ा इंतकाम कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया। जिम्मी बेपरवाही से हंसा। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, वरना अपनी कीमती चीज़ की बर्बादी पर मैं किसी को सिर्फ इतनी सज़ा नहीं देता जितनी तुम्हें दी है। ये सज़ा कम दी है तुमने मुझे बर्बाद करके कहते हो कि मेरी जान बख्श दी है। तनवीर एकदम से उठा और चीखा। उसका जिस्म कांप रहा था और वो अपने हवास में नहीं था। मेरे हिसाब से तो ये कम ही है। मैं अभी तुम्हें और भगाना और तड़पाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों को तुम पर तरस आ गया और हमने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। जिम्मी ने कहा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सज़ा तुझे मैं ज़रूर दूंगा। तनवीर सूरज से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गले को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। दोनों में मज़ाहमत होने लगी। जिम्मी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, जबकि तनवीर के सर पर खून सवार हो चुका था। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी बर्बादी की राख से उठने वाले धुएं ने इसकी आंखें बंद कर दी थीं। इसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। इस मज़ाहमत में मेज़ पर पड़ा सामान फर्श पर गिरकर बिखरने लगा। जिम्मी का जिस्म बेजान होता जा रहा था। इसकी मज़ाहमत में वो जान नहीं रही थी। इसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। इस दौरान अचानक बाहर से कोई भागता हुआ आया। उसने भागते हुए एक तरफ से लोहे का मजबूत टुकड़ा उठा लिया। उसने केबिन के अंदर आते ही तनवीर के सर पर वो लोहे का टुकड़ा मारा और तनवीर के सर से खून का फुवारा जारी हो गया। तनवीर ने उसका गला छोड़ दिया और अपना सर थाम कर पीछे हट गया। आने वाला नौजवान जल्दी से जिम्मी की तरफ बढ़ा। जिम्मी मर चुका था। उसने गुस्से से तनवीर की तरफ देखा। तनवीर भी फर्श पर गिर चुका था। खून उसके सर से जारी था। उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जब वो उरूसा के साथ कार पर लकीर खींचकर हंसता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था। अपनी शरारत से वो बहुत खुश था और उरूसा उसके साथ लगकर बैठी थी। इसी मंजर को देखते हुए उसकी आखिरी सांसें टूटने लगीं और आंखों से आंसू बहने लगे।